वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड जेवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एएफबी यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर का मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन सेशन में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे मॉड्यूल बी में और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे मैं कंसल्ट करूँगा, क्योंकि मान के चलिए कि ये जो वीडियो होने वाला है वो 30 से 40 मिनट का होने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको जानते ही होंगे कि हमारा ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो काफ़ी लेंदी है। तो मैं ट्राई करूँगा कम से कम शब्द में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको अवगत कराऊँ, क्योंकि आप एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो अभी आपका फोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए कि आप थ्योरी कम पढ़ें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। तो इसी पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए मेरा ये पार्टिकुलर वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो भी यदि मेरे बातों को सुनेंगे तो उन्हें भी अपना कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं। किसे समराइज करते हैं? तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करते हैं दोस्तों, और एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है। ठीक है, और एक ये होता है दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बुक कीपिंग है। उसके बाद आता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर एनालिसिस भी आएगा, इंटरप्रिटेशन भी आएगा, बुक कीपिंग तो आएगा ही आएगा। बुक कीपिंग जो है, देखिए बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है कि बुक कीपिंग में हम लोग रिकॉर्ड किए, क्लासीफाई किए, समराइज किए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, लेकिन अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है। समझ रहे बात को? अब जरा स्टेप्स को देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि किसी हमारे पास जो बुक होता है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जनरल एंट्री। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज जनरल एंट्री। उसके बाद दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि बुक में क्लासीफाई करते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं लेजर पोस्टिंग। इसके बाद रिकॉर्ड कर लिया हमने, क्लासीफाई कर लिया, अब बात आती है समराइजिंग की। तो समराइजिंग एक फॉर्मेट में किया जाता है, इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जर्नल हुआ, लेज़र हुआ, ट्रायल बैलेंस हुआ, सब पे एक चैप्टर ही है हमारा। तो आपको ये समझ, आप लिंक करने का प्रयास कीजिए कि आपका आखिर ये जो चैप्टर आपस में कैसे रिलेटेड है। तो समझिए, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप जनरल एंट्री कर रहे हैं, जब आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, और जब आप समराइज कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ बात, अब जब आप फाइनल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे या बैलेंस शीट कहेंगे। तो मैं जो इस लेसन में आप लोगों को यहाँ तक क्लियर करूँगा, बैलेंस शीट तक। उसके बाद देखिए, अब आपने क्या किया कि आपने प्रिपेयर कर लिया अपना फाइनल अकाउंट। अब क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। तो वो हम लोग एनालिसिस करेंगे रेशियो एनालिसिस से या कैश फ्लो एनालिसिस से। दोस्तों, इसके बारे में कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस को हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पहला जो, इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हमारे अकाउंटिंग में कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। तो देखिए, ये क्या होता था कि अर्लियर डे में जो रिच लोग हुआ करते थे, जो लोग अमीर लोग हुआ करते थे, वो अपने स्टीवार्ड्स को अपॉइंट करते थे दोस्तों। तो वो स्टीवार्ड का क्या काम होता था कि वो उनके फाइनेंस को मैनेज करते थे, उनके प्रॉपर्टी को मैनेज करते थे स्टीवार्ड्स। ठीक है, तो उनके द्वारा जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है उसे हम लोग कहते थे स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। उसके बाद है दोस्तों हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। कहाँ पे? तो हमारा अकाउंट का बुक होता है उसमें। ठीक है, उसे हम लोग समराइज़ करते हैं किस फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, और रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि पहले सिंगल एंट्री कंसेप्ट लाया गया, उसके बाद लाया गया डबल एंट्री कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या होता है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, ईच डिपार्टमेंट एंड ईच प्रोसेस। स्टेप्स आर टेकन टू कर्टेल कॉस्ट, मेक द प्रोडक्ट मार्केट वर्दी एंड इंक्रीज प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो ये सब, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें टूल्स एंड टेक्निक हैं ताकि हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट को एनालाइज कर सकें और उसको इंटरप्रेट कर सकें मीनिंगफुल मैनर में, ताकि प्लानिंग किया जा सके और बजट को प्रिपेयर किया जा सके। तो ये सब बस एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीड्यूर। तो दोस्तों, सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि ईच डेबिट इन द अकाउंट, कोई भी अकाउंट है उसमें जो भी डेबिट होगा तो उसका एक मैचिंग क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब, आप ट्रांजैक्शन को यदि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको डेबिट का रूल और क्रेडिट का नियम ये आपको पता होना चाहिए। सो वी शुड नो व्हाट इज़ द रूल ऑफ डेबिट एंड वी शुड ऑल्सो नो व्हाट इज़ द रूल ऑफ क्रेडिट। ओके, सो अब कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो ट्रांजैक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम लोग किसी ट्रांजैक्शन का फुल रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो बिजनेस को क्या क्या रखना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले रखना पड़ेगा हर एक आदमी का अकाउंट ऑफ ईच पर्सन, या हर एक फर्म का अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जो भी बिजनेस में प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व है उनका अकाउंट।
उसके बाद दोस्तों जो भी हेड ऑफ एक्सपेंस या हेड एक्सपेंस है जो इनकम है उसका जो हेड है उसका अकाउंट, ये 3 चीज़ हमें किसी बिजनेस को रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जो पहला हेड है, जो क्या है, पहला हेड हमारा अकाउंट ऑफ ईच पर्सन और फर्म, जिसके साथ उसका डीलिंग हो रहा है, जिस आदमी के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब दूसरा हेड क्या था बताइए, अकाउंट ऑफ ईच प्रॉपर्टी इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उनका अकाउंट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। और तीसरा है हमारा अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम। तो ये जो तीसरा है दोस्तों, ये थर्ड हेड को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है? पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, पर्सन से डीलिंग होती है, हमारा रियल अकाउंट में चीज़ें से, वस्तुओं से डीलिंग होती है। और हमारा जो लास्ट है हमारा, कि ये हमारा लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्या हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अकाउंट ऑफ ईच हेड और ऑफ एक्सपेंस, अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम। अब जरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पर्सनल अकाउंट या तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, इसमें इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनर, बायर, सप्लायर, बोरोवर, ये सब आएंगे। ठीक है। इसके बाद यानी तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा, जिसमें कंपनीज आएंगे। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। और जो थर्ड है हमारा, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये इसका मतलब समझिए, यदि कोई बिजनेस जो है अपना सैलरी पे नहीं कर पा रहा है लास्ट 2 महीने से अपने वर्कर को, ठीक है, तो वर्कर को ट्रीट किया जाएगा उस बिजनेस के लिए क्रेडिटर। समझ रहे हैं बात को? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्विस दिया है लेकिन उन्हें एक्सचेंज में उन्हें पैसा नहीं मिला, इसलिए उन्हें क्रेडिटर कहा जाएगा। तो अमाउंट ड्यू टू दिस एम्प्लॉय, अब देखिए जो अमाउंट इन सभी एम्प्लॉय के लिए ड्यू है, ठीक है, उसको सबको ऐड कर दिया जाएगा और उसको एक कॉमन अकाउंट टाइटल में डाल दिया जाएगा, जिसे कहते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिन वर्कर का पैसा नहीं मिला उन्हें, तो वो पैसा तो क्या किया गया, जो अमाउंट ड्यू है, ठीक है, उसको एक अकाउंट बना दिया गया, जिसे कहते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो कि एक तरह का पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो अंतर समझिए, सैलरी, आपको लगेगा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट कैसे हो गया, लेकिन हाँ, ये पर्सनल अकाउंट है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए, जो हम लोगों ने देखा पर्सनल अकाउंट का 3 टाइप। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात करें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का 4 टाइप्स है। देखिए समझिए, पहला है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरा है एक्रूड इनकम, चौथा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो दोस्तों ये 4 चीज़ याद रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो दोस्तों हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों इस चैनल में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के बाद इस पार्टिकुलर वीडियो के बाद मॉड्यूल वाइज आपके लिए क्विक रिवीजन सेशन लाऊंगा, मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो दोस्तों अगला जो भी 24-25 दिन आपके पास है, उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए इसे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो ला सकूँ। चलिए रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रियल अकाउंट 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो टेंजिबल या तो नॉन इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है दोस्तों? टेंजिबल के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जिसको टच किया जा सके, फील किया जा सके, मेज़र किया जा सके, परचेज किया जा सके या सोल्ड किया जा सके। एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, लैंड अकाउंट हुआ, बिल्डिंग अकाउंट हुआ, फर्नीचर अकाउंट हुआ, स्टॉक अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट। उसके बाद सेकंड है हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, ये उन चीज़ों का अकाउंट होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते, या जिसे हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, या जिसे परचेज नहीं कर सकते, जिसे बेच नहीं सकते। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे गुडविल हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट राइट हुआ। ठीक है, तो ये जो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट राइट है, ये सब हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। अब तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इसके अंदर हमारा अकाउंट आ जाएगा इनकम का, गेन का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो सकता है कि मैनेजर किसी फैक्ट्री का है, उसका सैलरी। ठीक है, कमीशन गिवन टू अ कमीशन एजेंट, वेजेस पेज टू अ वर्कर। ठीक है तो इसमें इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉसेस ही आते हैं। और रियल अकाउंट तो आप समझ ही गए होंगे कि जो वस्तुएं आते हैं दोस्तों। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि कैरियर ऑफ गुड है, उसको जो फ्राइड दे रहे हैं वो, ठीक है, इंटरेस्ट पेड टू लेजर ऑफ मनी, ये ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के पार्ट हैं। अब देखिए मैं रूल्स बताता हूँ डेबिट करने का और क्रेडिट करने का। बाय रिलेटिंग द नेचर ऑफ अकाउंट विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नो डिफिकल्टी इज फेस इन प्रॉपर्ली डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अकाउंट। अब देखिए हम लोगों ने 3 तरह के अकाउंट डिस्कस किए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो उसके लिए रूल्स है, उसको मैंने पहले ही बताया था, फिर से मैं रिकॉल करा लूँ, क्योंकि ये क्विक रिविजन सेशन है तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। तो जहाँ तक बात है पर्सनल अकाउंट के लिए एक नियम याद रखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और हमारा जो तीसरा है नॉमिनल अकाउंट के लिए, उसके लिए है डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन एंड इनकम्स। तो ये 3 रूल आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा, बाकी आपको मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग उसे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है द प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 10 लाख। अब देखिए इस एग्जाम्पल को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेप पता होना चाहिए, क्या क्या स्टेप आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले जर्नल एंट्री को पास करना है, उसके बाद उसको पोस्ट करना है लेज़र में। ये सब स्टेप्स है, जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करना, पास करना, उसके बाद उसे लेज़र में पोस्ट करना, उसके बाद उसको समराइज़ करना ट्रेल बैलेंस के फॉर्म में, उसके बाद हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में, और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना फाइनल पोजीशन के लिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला हमला हमारा क्या था बताइए। सबसे पहला जो केस था वो था हमारा द प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो सबसे पहले आप ये बताइए इस सेंटेंस को देख कर कि कौन कौन से 2 अकाउंट आपको लग रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्व है। तो दोस्तों एक तो हमारा है कैश अकाउंट और एक है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कैश अकाउंट जो है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रमोटर है वो मनी को इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है दोस्तों, प्रमोटर इज़ इन्वेस्टिंग मनी, ओके। तो आपको ये पता करना है कि ये जो कैश अकाउंट है और ये जो प्रोप्राइटर अकाउंट है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, वो किस नेचर का है, पर्सनल है, रियल है या आपका नॉमिनल है, ये आपको पता करना है। ये मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। आपको ये पता करना है कि कैश, अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों कैश अकाउंट किस में आता था। ये देखिए आप, कैश अकाउंट जो था वो हमारा था नॉमिनल अकाउंट में, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है दोस्तों, कैश अकाउंट। तो देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट जैसे इसमें इनकम गेन एक्सपेंसेस आया, ठीक है। कैश अकाउंट आपका आ जाता है इसमें रियल अकाउंट में, ठीक है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। अब देखिए रियल अकाउंट के लिए क्या नियम था बताइए, अभी हम लोगों ने देखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो 10 लाख का जो रुपीज़ है वो कैश के फॉर्म में है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अब बताइए कैश अकाउंट तो आपका रियल अकाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 लाख डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश ही तो आ रहा है, ठीक है। और जहाँ तक बात है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, तो वो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है, तो वो तो आपका पर्सनल अकाउंट ही होगा। और पर्सनल अकाउंट के लिए क्या नियम है बताइए। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है आपका कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बताइए यहाँ तो गिवर है ना, ये जो भी ये प्रोप्राइटर है वो तो दे रहा है पैसा, वो तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो गिवर हुआ, और गिवर को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको समझ में आया कि आखिर मैंने ये देखिए जर्नल एंट्रीज जो किया है ये कैसे किया है। देखिए पहला स्टेप हमारा यही होता है, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। और जर्नल जो एक बेसिक बुक होता है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कोई पूछे आपसे जर्नल क्या होता है, तो ये एक तरह का बेसिक बुक है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, या इसे हम लोग बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि पहला एंट्री कैसे हुआ। एक और एंट्री मैं समझा देता हूँ, मैं सब एंट्री नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। एक और एंट्री मैं समझा देता हूँ। एक एंट्री आपका है परचेज मशीनरी वर्थ ₹5 लाख फॉर कैश, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इस केस में बताइए कौन कौन सा 2 अकाउंट आपको लग रहा है। एक तो मशीनरी आपको दिख रहा होगा और एक कैश दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर से वही बात है, मशीनरी अकाउंट है और कैश अकाउंट है। आपको ये पता करना है कि ये मशीनरी अकाउंट किस तरह का नेचर का है, रियल है, पर्सनल है या आपका नॉमिनल है, और जो कैश अकाउंट है वो किस नेचर का है। तो जहाँ तक बात है कैश के लिए, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो कैश अकाउंट होता है हमारा वो हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। और रियल अकाउंट में नियम क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा रियल अकाउंट में नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीनरी खरीद रहे हैं पैसा देकर, ठीक है। तो इसीलिए जो पैसा होगा हमारा वो इस केस में क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है और गोज आउट। सो सिंस कैश इज गोइंग आउट एंड मशीनरी इज कमिंग इन, दैट्स वाई कैश विल बी कैश विल बी क्रेडिटेड। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश को हम लोगों ने क्रेडिट किया है, ठीक है। और मशीनरी कैसा अकाउंट, आप बताइए मशीनरी किस चीज़ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है पर्सनल में आएगा। तो पर्सनल के लिए क्या नियम है, पर्सनल के लिए नियम है दोस्तों डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो दोस्तों पर्सनल जो हमारा, एक ऐसे भी समझ सकते हैं पर्सनल हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों इसी प्रकार से ये सब एग्जांपल हैं जो कि मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करूंगा। ये पार्टिकुलर पीडीएफ ये प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों। और इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया था इस तरह के क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जनरल एंट्रीज बना लेंगे। अब जनरल एंट्रीज जब बन जाएगा, अब बात सेकंड स्टेप आती है लेजर पोस्टिंग की। मैं समझाता हूँ कि लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है। देखिए लेजर होता क्या, पहले ये समझते हैं। तो देखिए दोस्तों लेजर है हमारा फाइनल बुक ऑफ एंट्रीज। तो
जर्नल सबसे पहला बुक है एंट्री का, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं, और लेज़र है हमारा फाइनल बुक ऑफ एंट्री, जो कि एक फर्म को इनेबल करता है कि वो क्लासिफिकेशन कर सके ग्रुप्स के थ्रू, ग्रुप्स ऑफ ईच हेड एंड नो द बैलेंस ऑफ ईच हेड ऑन अ पार्टिकुलर डेट। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर दिन में आपको पता करना है कि एक हेड में कितना बैलेंस है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? लेजर के थ्रू पता कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि एक अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो कहेंगे डेबिट बैलेंस, और एक अकाउंट में यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसे हम लोग कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब देखिए, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑलवेज फॉलो ऑन क्रेडिट साइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं समझाऊंगा, ये 3 चीज़ मैं समझाऊंगा कि डेबिट बैलेंस को क्लोज करना वो हमेशा क्रेडिट साइड में फॉलो करेगा, और क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करना वो हमेशा डेबिट साइड में फॉलो करेगा। सर क्या मतलब है, आप एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, जो भी हम लोगों ने ऊपर अभी बनाया है ना, अभी जो हम लोगों ने ऊपर में लेज़र जर्नल बनाया है, उसी से बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया है? लेज़र। अब देखिए, कैपिटल हमारा 10 लाख है, ठीक है, कैपिटल हमारा 10 लाख है, ये डाटा आपका यहाँ से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे कि कैपिटल जो है हमारा वो 10 लाख डेबिट में है, ठीक है। उसके बाद सेल्स जो है वो क्या है, वो कितना है? 2.5 लाख डेबिट में है। बैंक हमारा क्या है दोस्तों? 10,000 डेबिट में है। मशीनरी हमारा 5 लाख क्रेडिट में है। ये कैसे आया 5 लाख क्रेडिट में, मैं समझाता हूँ, ज़रा देखिए आप इस एग्जाम्पल को। मशीनरी आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा, उसके बाद दो सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि 5 लाख वो डेबिट में है, मशीनरी आपका, है ना दोस्तों। ठीक है, और देखिए, और आपको मशीनरी कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक देखिए 17 नंबर पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है, 17 नंबर पे कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट पे दिख रहा है आपको। उसके बाद आप देखिए मशीनरी और कहाँ दिख रहा है आपको। तो दोस्तों, मशीनरी जहाँ जहाँ दिखेगा उसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपको मिलेगा क्या, कि मशीनरी आपका क्या है? 5,000 क्रेडिट, 5 लाख क्या है? क्रेडिट में है। तो ये जो डाटा लिया गया है ये सब ऊपर से लिया गया है। तो देख सकते हैं कि इस केस में आपका टोटल डेबिट कितना आ रहा है? वो आ रहा है 12,60,000, और टोटल क्रेडिट कितना आ रहा है? वो आ रहा है, वो भी आ रहा है दोस्तों 12,60,000, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा बैलेंस है। ये किसका अकाउंट है? कैश अकाउंट है। देखिए, ये कैश अकाउंट हुआ, उसके बाद बैंक अकाउंट हुआ। बैंक अकाउंट के लिए ये वाला लेज़र है नीचे वाला, उसका 2 पार्ट है, एक तरफ डेबिट पार्ट है, एक तरफ क्रेडिट पार्ट है। तो हर एक लेज़र का 2 पार्ट होता है, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट। तो देख सकते हैं ये भी हमारा बैलेंस है। उसके बाद तीसरा हमारा लेज़र है मशीनरी अकाउंट के लिए, चौथा है परचेज अकाउंट के लिए, ठीक है दोस्तों। पाँचवा है कैपिटल अकाउंट, छठा है रुपीस अकाउंट, सातवां है डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, कैरेज इनवार्ड अकाउंट। तो जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट है जो कि हम लोगों ने देखा, सभी के हमारे क्या बन सकते हैं? लेज़र बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कैसे बना? बहुत ही आसान है। आप एक बार कैश अकाउंट को उठाइए और ऊपर का ट्रांजैक्शन देखिए, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। वैसे इतना डिटेल में ये सब बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, इतना डिटेल में आपसे IIBF नहीं पूछेगा क्वेश्चंस, ठीक है। आपको लेज़र पता होना चाहिए, लेज़र होता क्या है, आपको दिखना चाहिए, हाँ लेज़र ये ऐसा है, ठीक है। और लेज़र के बारे में 3 कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया वो पता होना चाहिए, कि डेबिट होगा, डेबिट ज़्यादा होगा तो उसे डेबिट बैलेंस कहेंगे, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि डेबिट बैलेंस हुआ तो उसका क्लोजिंग कैसे, कब किधर फॉल करेगा? क्रेडिट साइड में। और यदि क्रेडिट बैलेंस हुआ, ठीक है, तो उसका बैलेंस हमेशा किधर फॉल करेगा? डेबिट साइड में। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो होना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हम लोगों ने लेज़र देख लिया, लेज़र क्या होता है, हम लोग बात हैं ट्रायल बैलेंस की। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले जर्नल, उसके बाद लेज़र, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है दोस्तों, कि बैलेंसेस का समरीज होते हैं, समरी ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेज़र। तो जो भी लेज़र से हम लोगों ने बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया उसका समरी है दोस्तों। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कन्फर्म अर्थमेटिक एक्यूरेसी। हाँ, यदि ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री कर रहा है तो हमारा अर्थमेटिकली एक्यूरेट है बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट बुक आर एक्यूरेट बिकॉज चांसेस ऑफ एरर स्टिल। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि यदि ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री कर रहा है तो उसमें कोई एरर ही नहीं है, एरर भी अभी भी हो सकता है। अब देखिए, हमारे सामने ट्रायल बैलेंस का, आपके सामने ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, नेम ऑफ अकाउंट है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब ऊपर वाला अकाउंट है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। आप देखिए डेबिट कितना लिखे हैं हमने कैश अकाउंट में? 4,73,000, ठीक है। ये कहाँ से आया? आप देखिए, ये 4,73,000 डेबिट है। क्यों आया है दोस्तों? क्योंकि ये मिसमैच हो रहा था, हम लोगों ने ज़बरदस्ती, अभी मैंने बताया था ना कि यदि डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा था, डेबिट साइड हमारा कितना हो रहा था, देखिए 12,60,000 हो रहा था, लेकिन क्रेडिट साइड उससे कम हो रहा था। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 4,73,000 को ऐड किया। तो मैंने बताया था कि हमारा जो डेबिट साइड है उसको क्लोज करने के लिए हमेशा क्रेडिट साइड में ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको लाल लाल अक्षर में दिख रहा होगा, रेड कलर में, कि हम लोगों ने बाय बैलेंस CD लिखा है। तो ये हमारा 4,73,000 ही हमारा क्या है, ठीक है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट इतना डेबिट में है, ठीक है, 4,73,000। इसलिए ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट साइड में हम लोगों ने 4,73,000 डेबिट लिखा है दोस्तों। अब आ जाइए बैंक अकाउंट के साइड में। तो जरा बैंक अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट में मिसमैच कितना का हो रहा था? 20,000 का। वो भी किस साइड में? डेबिट साइड ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट साइड में 20,000 को ऐड किया,
ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो जो मेरा लाल अक्षर में लिखा हुआ है वो उतना का मिसमैच है। ठीक है, जब हम लोग लेज़र बना रहे थे तब, तो उस मिसमैच को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया। वही तो मैंने थर्ड पॉइंट में समझाया है आप लोगों को। चलिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने वक्त इसी चीज़ का काम लिया जाता है। जो भी हमारा मिसमैच था उसे हम लोग जिस तरफ मिसमैच था, डेबिट साइड में मिसमैच था, ठीक है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सेस था, ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखा है और इस प्रकार से हम लोगों ने एक तरह का प्रिपेयर किया। और देख सकते हैं अभी भी हमारा मैच कर रहा है, नीचे 14,10,000, इधर भी 14,10,000। तो ये हमारा नेट ट्रायल बैलेंस है। अब देखिए एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि इफ टोटल ऑफ द डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट एज वेल नेट बैलेंस इज कास्टेड, तो इसे हम लोग ग्रॉस ट्रायल बैलेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या होता है समझिए बात को। यदि मान लीजिए कि जो डेबिट, आप देख सकते हैं डेबिट का एक कॉलम है और देख सकते हैं क्रेडिट का एक कॉलम है, तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल या और नेट बैलेंस है वो सभी के सभी इक्वल हो गए, कास्ट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रॉस ट्रायल बैलेंस है। यदि नहीं सेम नहीं होते तब ग्रॉस ट्रायल बैलेंस नहीं कहलाता, लेकिन अब इसे हम लोग ग्रॉस ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और बात समझिए कि जो ट्रायल बैलेंस का जो एग्रीमेंट है वो ये कंफर्म करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी। यानी हम लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अर्थमेटिक एक्यूरेसी किया है, अर्थमेटिकली एक्यूरेट है हमारा। ठीक है, यदि ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है तो यही सब पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, जर्नल से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड, और मैं आप लोग इसके बेसिस पे एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं कि इसके बाद आप बताइए क्या होता है ट्रायल बैलेंस के बाद, क्या आता है बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो आता है। अब देखिए, हर एक बिजनेस का अपना एक मोटो होता है कि वो अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसके बिजनेस में एक फाइनेंशियल ईयर में वो पता हो उसे, ये मोटो तो होता ही है ना। हाँ, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, और दोस्तों जो रिजल्टेंट फिगर होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है किससे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जो सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, उसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। उसमें से क्या क्या घटा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को घटा रहे हैं, और दोस्तों हम लोग सेलिंग एक्सपेंस को घटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद घटाने के बाद क्या होगा, ठीक है, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसे डिडक्ट करते हैं, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इनकम को ऐड करते हैं दोस्तों। और जो रिजल्टेंट फिगर होता है वो हमेशा नेट प्रॉफिट होता है। तो पहला था ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद है हमारा नेट प्रॉफिट। ये उसी तरह से है जैसे कि आपका ग्रॉस सैलरी होता है और आपका नेट सैलरी होता है। तो नेट सैलरी पे आने के लिए आप क्या करते हैं, ग्रॉस सैलरी में से अपना डिडक्शन रिमूव करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और उसके बाद नेट प्रॉफिट है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए वो सेम सिचुएशन है जो हम लोगों ने पिछले सेक्शन में लिया था, उसका आप देख सकते हैं आपके सामने। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, एक तरफ डेबिट पार्ट है, एक तरफ क्रेडिट पार्ट है, ठीक है। तो देखिए ऊपर में आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, परचेजेस है 1,57,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 25,000 और 5,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका है वो है आपका 2,88,000, ठीक है। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको होगा 4,75,000। और दोस्तों क्रेडिट साइड में देख लीजिए वो सेम है 4,75,000। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताते हैं तो अभी मैंने बोला था ना, इसमें हम लोग कुछ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 एडवर्टीजमेंट, 2 चैरिटी, ठीक है, और 2 हमारा फाइनली क्या मिलेगा, हमारा नेट प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, नेट प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में। अब फाइनली हमारा बैलेंस शीट बन गया। इस प्रकार से बैलेंस शीट हमारा तैयार हो गया। अब मैं बैलेंस शीट के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। देखिए एक तरफ लायबिलिटी होता है, एक तरफ हमारा एसेट होता है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है वो सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कैपिटल एंड रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। जब हम लोग रेशियो एनालिसिस टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि लायबिलिटीज़ क्या है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने इस लेसन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा कैश बुक एंड सब्सिडियरी। तो दोस्तों देखिए जर्नल के बारे में अगर फिर से रिकॉल कर लीजिए बातों को। जर्नल क्या था, जर्नल था ओरिजिनल एंट्री का बुक, ठीक है। इसके अंदर क्या था, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन था जो कि डेली बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन ऑर्डर टू हैव सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, हाँ ये समझिए कि यदि मान लीजिए कि हम सेपरेटली ट्रीट करना चाह रहे हैं कैश को और बैंक के ट्रांजेक्शन को, तो इन ट्रांजेक्शन को जर्नल से एक्सक्लूड हटा लिया जाता है और एक सेपरेट बुक को मेंटेन किया जाता है जिसे हम लोग कैश बुक कहते हैं। तो कैश बुक भी एक तरह का ओरिजिनल एंट्री ही बुक है, समझिए एक तरह का जर्नल का ही है, ठीक है, या फाइनल एंट्री का भी है। सिर्फ जर्नल से हम लोग ओरिजिनल एंट्री भी कर सकते हैं या फाइनल एंट्री भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इट इंक्लूडेड नॉट ओनली द आस्पेक्ट ऑफ जर्नल बट ऑल्सो इंक्लूड्स पोस्टिंग आस्पेक्ट दैट इज लेजर। तो इसके अंदर दोनों आस्पेक्ट हैं, जर्नल का भी आस्पेक्ट है और लेजर का भी आस्पेक्ट है। ये सब चीज़ समझिए दोस्तों। कहने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक के अंदर आपका जर्नल एंट्रीज भी है और लेजर एंट्रीज भी हैं।
या सिंपल भाषा में कहें, अ सिंगल बुक वर्क एज अ जर्नल। समझिए, एक सिंगल बुक है कैश बुक, जो कि आपका लेज़र की तरह भी काम करेगा और जर्नल की तरह भी काम करेगा। कोई सेपरेट पोस्टिंग लेज़र में नहीं किया जाता है। नो सेपरेट पोस्टिंग इज डन इन लेज़र। अब देखिए, आपके सामने मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो कैश बुक 3 तरह का होता है। एक होता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। देख सकते हैं आपके पास एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, एक ही कॉलम है। तो देखिए, इसमें डेबिट है लेफ्ट साइड में, क्रेडिट है राइट साइड में, जैसा कि होता है हमारा। उसके बाद एक डेट का कॉलम है, उसके बाद हमारा रिसिप्ट का कॉलम है, अमाउंट है, फिर डेट है, फिर पेमेंट का कॉलम है, फिर अमाउंट है। ठीक है। अब देखिए, रिसिप्ट में क्या है, टू ओपनिंग बैलेंस और है हमारा पेमेंट बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो जितने अब इसका रूल समझिए, जितने भी रिसिप्ट हैं, ठीक है, उसे डेबिट साइड में प्लेस किया जाएगा। जो भी हमारे रिसिप्ट है उसको डेबिट साइड में प्लेस किया जाएगा। और वो उसका प्रिंसिपल तो पता ही होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है। अच्छा, क्योंकि कैश एक तरह का आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में ये तो प्रिंसिपल होता है, याद होगा आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है आपको, चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे। देयर इज नो पोस्टिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन लेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश एस्पेक्ट। अभी मैंने बताया है कि कोई सेपरेट पोस्टिंग लेजर में नहीं किया जाता है। और दोस्तों, द कैश बुक बिगिनस विद डेबिट बैलेंस इन द ओपनिंग। हाँ, कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस से बिगिन होगा। और कैश बुक हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कैश बुक के पास हमेशा कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब देखिए, ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। अब बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक में। तो फिर से वही बात, आप देख सकते हैं 2 कॉलम बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा सेम चीज़ है, कंसेप्ट वही है, डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड, स्टार्ट करो डेबिट बैलेंस से। ठीक है, चीज़ें सब वही रहेंगी, बस है कि 2 कॉलम, एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अब उसके बाद ट्रिपल कॉलम होता है। अब समझिए कुछ नियम। ऑल चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर डेबिटेड इन दिस बुक। जितने भी चेक कस्टमर से आपने रिसीव किए, उसे आप क्या करेंगे, इस बुक में डेबिट करेंगे। उसके बाद जितने भी चेक आपने इशू किए और पेमेंट किए, उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उल्टा है। ठीक है। और देखिए, द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब देखिए, जिस ट्रांजेक्शन में आपका क्या है कि कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं। और उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दोनों कैश बुक के दोनों साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों, एक और पॉइंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट आर बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड। तो पीरियड के अंत में हमारा कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और डिस्काउंट अकाउंट इज नॉट बैलेंस। डिस्काउंट अकाउंट बैलेंस नहीं होता है। द क्रेडिट साइड इज कैरिड टू द लेजर एज इनकम एंड डेबिट साइड सेपरेटली कैरिड टू लेजर एज एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा कैश बुक अकाउंट क्या आता है, सब्सिडरी अकाउंट, सब्सिडरी बुक आता है। तो जो बिजनेस फर्म लार्ज स्केल पे ऑपरेट हो रहे हैं, वो इस बुक का यूज़ करते हैं। इसके अंदर परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, ठीक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सभी के सभी आते हैं। और दोस्तों, एंट्रीज इन सभी के सभी बुक में किया जाता है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो जनरल में भी किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दिस बुक्स, मतलब एक तरह से समझिए कि जनरल का ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परचेज बुक के बारे में। तो परचेज बुक में क्या होगा, समझिए, परचेज बुक में जितने भी क्रेडिट परचेज हैं उसे इंटर किया जाएगा। और कोई जनरल एंट्री नहीं बनाया जाता है जनरल में, सिंपली इसी में पुट कर दिया जाएगा और कोई जनरल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और एनी आइटम अदर देन गुड्स इज नॉट एंटर्ड इन परचेज बुक। अब देखिए, मान लीजिए कोई फिक्स एसेट आपने खरीदा, लैंड खरीदा, ठीक है, कोई मकान खरीदा, ये सब फिक्स एसेट हैं, तो उसका एंट्री आप नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। और एनी आइटम अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के बाकी कोई भी आइटम का एंट्री इसमें नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ये डेट का कॉलम है। उसके बाद आप देखिए सप्लायर क्या है, परचेज फ्रॉम अमर टेक्सटाइल 10 बेल्स ऑफ कॉटन, तो इसे हम लोगों ने इंटर किया यहाँ पे। उसके बाद लेज़र फोलियो का एक कॉलम है। उसके बाद हमारा डिटेल, कितना आइटम खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा 10 आइटम, तो 1200 गुने 10 यानी कि 12,000। ठीक है। उसी तरह मोहन इंडस्ट्री से हम लोगों ने कॉटन खरीदा, 1300 रुपये में एक खरीदा, और ऐसा 20 बेल्स खरीदा, तो गुना कर लीजिए 26,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इन अ पीरियड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इन वन एंट्री। इस सप्लायर इज कॉल्ड, हाँ, जो भी सप्लायर है उसे क्रेडिटर कहते हैं। और हिज पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड इन लेजर। लेजर में क्या होगा, उसका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये तो लॉजिक सी बात है। अब बात करते हैं सेल्स बुक की। तो सेल्स बुक में क्या होगा, जितने भी क्रेडिट सेल्स हैं उसे इस बुक में एंटर किया था। परचेज सेल में क्या था, ठीक है, ऑल क्रेडिट परचेज, वहाँ परचेज को एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे सेल्स को एंट्री करेंगे, यहाँ जो हम बेचेंगे उसे एंट्री करेंगे। नाम ही है सेल्स बुक। जैसे देखिए, हमने समर टेक्सटाइल को सोल्ड किया, तो यहाँ पे सेल, जितना भी सेल हुआ उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है। और इसे कहाँ क्रेडिट करेंगे, जब लेजर बनाते वक्त सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है। उसमें उसको कहाँ डेबिट किए थे, परचेज अकाउंट में, जब लेजर बना रहे थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसी तरह जैसे कि परचेज बुक है, सेल्स बुक है, दूसरी तरह बिल रिसीवेबल बुक है, बिल पेएबल बुक है। ठीक है। ये सब प्रिपेयर किया जाता है। बस खासियत क्या होती है कि इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं बनाया जाता है जर्नल में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड।
दोस्तों मैं जितना बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग बार बार रिपीट कीजिए, वीडियोज़ को देखिए। PDF चाहिए तो आप मुझे, ये पेड PDF है, ठीक है दोस्तों, तो जो पेड मेंबर है उन्हें ही PDF मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट एक एजम्पशन है जिसके बेसिस पे अकाउंटेंसी को बेस्ड किया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है बेसिक रूल है जो कि अकाउंटेंसी को गवर्न करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ कन्वेंशंस है इसमें, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम फास्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों, मैंने डिटेल में समझाया है अपने वीडियो में। तो रिकॉर्डिंग स्टेज से पहला है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट, वह उन्हीं इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको जो कि पहले विच हैव ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, जो कि पहले हो चुका है दोस्तों। फ्यूचर इवेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट, रिकॉर्डिंग को कॉस्ट प्राइस पे किया जाएगा, ठीक है, वाइल विदाउट टेकिंग इनटू कॉग्निशन द मार्केट प्राइस को ध्यान में नहीं रखते हुए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको हम लोग मनी के टर्म में मेज़र कर सकें। इसके बाद है दोस्तों डबल आस्पेक्ट कंसेप्ट, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 आस्पेक्ट होता है, ठीक है, एक डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद है दोस्तों हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसमें कहा गया है कि ऑनर ऑफ द बिजनेस आर डिफरेंट फ्रॉम देयर फर्म, दैट मीन्स दे हैव सेपरेट एंटिटी, यानी जो बिजनेस के ऑनर हैं और जो फर्म के हैं ऑनर वो अलग अलग हैं, उनका सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद दोस्तों एविडेंस कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रांजेक्शन का अपना एक एविडेंस होता है। इसके बाद दोस्तों एक्रूअल कंसेप्ट में क्या है कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड और ट्रीटेड एज इनकम ऑफ पार्टिकुलर पीरियड। ये सभी के सभी हमारे रिकॉर्डिंग स्टेज के थे कंसेप्ट। अब हमारे रिपोर्टिंग स्टेज पे, तो पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बुक ऑफ फर्म आर क्लोज विद द प्री-एजम्पशन दैट बिजनेस विल गो ऑन। बुक को इस प्री-एजम्पशन से क्लोज किया जाता है कि बिजनेस चलेगा लास्ट तक। इसके बाद दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसमें क्या होता है कि हर एक एवरी कंसर्न अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद मैचिंग कंसेप्ट, द पीरियड ड्यूरिंग विच इनकम अर्न आर रिकॉर्डेड मस्ट मैच विद द पीरियड ड्यूरिंग विच एक्सपेंडिचर आइटम आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद हमारा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, पॉसिबल लॉस आर टू बी अकाउंटेड फॉर वेरियस एंटिसिपेटेड गेन आर इग्नोर्ड अनलेस देयर आर सर्टेन। तो ये सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने वीडियो में, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। चलिए इसके बाद है हमारा, हाँ अब देखिए इसके बाद फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, मैटेरियलिटी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी का रिलेशन कंसेप्ट। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसे एक बार आप लोग देख लेंगे। अब दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। ऐसे देखिए आप AS1 है हमारा, अच्छा ये तो पता ही होगा आपको, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसने ASB को इंट्रोड्यूस किया था। ASB क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। AS1 है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS4 है कंटिजेंसी। AS5 है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। AS6 है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक्स भी समझाया था, कैसे आप लोग आसानी से याद रख सकेंगे। तो मेरा वो वीडियो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जहाँ पे मैंने लंबे समय में आप लोगों को समझाया एक एक चीज़। तो वहाँ पे मैंने ट्रिक से समझाया है कि इसको ट्रिक जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो ट्रिक वाइज कैसे याद किया जाए, ठीक है। चलिए AS20 है, उसी तरह AS26 है, 28 है, 29 है। अब देखिए एक और चीज़ समझिए यहाँ पे कि जो AS3 है, 17 है, 22 है, 28 है, ये सभी के सभी ध्यान दीजिएगा 3, 17, 22, 28, इसे 2-3 बार बोलिए, 3, 17, 22, 28। ये 4 के 4 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये इंटरप्राइज के लिए मैंडेटरी हैं, जिनका सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और जिनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ से। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे सेपरेट लिखा है। 3, 17, 22, 28 याद रखिएगा। ये सभी के सभी वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि उस इंटरप्राइज के लिए मैंडेटरी है जिनका सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द अबव, इन सभी को छोड़कर 3 नॉन मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो है AS30, AS31, AS32। दोस्तों GAAP के बारे में पता होगा, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज इन USA। अब देखिए जो कंपनी USA बेस्ड है उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो GAAP का यूज़ करते हैं। और दीज आर नॉट, ये किसी लॉ में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये FASB यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को द्वारा फॉलो की जाती है। IFRS जानते ही होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये ग्लोबल लैंग्वेज है बिजनेस अफेयर का, ठीक है, ताकि कंपनी अकाउंट को अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल बना सके पूरे वर्ल्ड में। चलिए इसके बाद दोस्तों ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्राइज्ड। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका ट्रांसफ़र प्राइस रहता है, ठीक है, ताकि एक्चुअल कॉस्ट पर डिवीज़न और पर ब्रांच कैन बी फाइंड आउट। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है अपने वीडियो में। अब दोस्तों हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। दोस्तों कैश बुक हम लोगों ने देख लिया। कैश बुक में क्या था? ये बैलेंस दिखाता है ड्यू टू बैंक और ड्यू फ्रॉम बैंक। दिस इज़ मेंटेन बाय द कस्टमर। ये कौन मेंटेन करता है? तो कस्टमर मेंटेन करता है। जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का वो फेवरेबल बैलेंस होता है।
ठीक है, जो कि बैंक ओ टू कस्टमर, ठीक है। और जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का वो ओवरड्राफ्ट होता है, जो कि कस्टमर ओ टू बैंक। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो डेबिट बैलेंस है, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हम लोग बात कर रहे हैं कैश बुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा कैश बुक। और हम लोगों ने कैश बुक के बारे में वेलकम टू दिस लेसन। सो दिस इज आवर एएफएम मॉड्यूल सी क्विक रिवीजन सेशन। सो अगले दोस्तों 30 से 45 मिनट में मैं आप लोगों को एवीएम के मॉड्यूल सी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहें। और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार के वीडियोस चाहिए बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए, मॉड्यूल वाइज हमारे पास अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर एक यूनिट को, हर एक मॉड्यूल के क्विक रिवीजन सेशन को समझाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों हमारा IEFS का, RBWM का, PPB का, सभी का दोस्तों 4 आवर में 3 आवर में रिवीजन का सेशन अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे मैं डेली क्विज कंडक्ट कराता हूं, तो क्विज का आप हेल्प ले सकते हैं अपने JIB के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 19 से। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरी, ऑन एंड रन बाय वन पर्सन, नो लीगल। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स की बात की जा रही है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो सोल प्रोप्राइटरी सिर्फ एक पर्सन के द्वारा रन किया जाता है, कोई लीगल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है ऑनर और फर्म के बीच में। इसमें दोस्तों मिनिमम रेगुलेशन होता है, कैपिटल का लिमिटेशन होता है। पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन का एसोसिएशन होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है पर्सन के बीच में। ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बिजनेस को कैरी करें, प्रॉफिट को शेयर करें। लायबिलिटी दोस्तों अनलिमिटेड होता है दोस्तों, चूंकि हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, दैट्स व्हाई मूविंग फास्ट, बिकॉज वी विल बी एबल टू रिवाइज मोर एंड मोर कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट टाइम पॉसिबल। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग होंगे, कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर। LLP में दोस्तों पैसा पार्टनरशिप होता है, जहाँ पे कुछ या सब पार्टनर के पास लिमिटेड लायबिलिटी होता है। पार्टनरशिप का एलिमेंट यानी तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के एलिमेंट होते हैं। रजिस्ट्रेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होता है। लीगल एंटिटी होता है, एक पार्टनर नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। फिर दोस्तों HUF क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू लॉ के अंदर। इट्स ऑन बाय मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। इट इज मैनेज बाय सीनियर स्पाउस मेल मेंबर, जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं या मैनेजर कहते हैं। इसे सेपरेट एंटिटी माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड सेपरेट एंटिटी फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स पर्पस के लिए इसे सेपरेट एंटिटी माना जाता है। दोस्तों एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी इंडिविजुअल क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मेंबर कैन बी नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन। दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या है, इट इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट को। इट इज डेब्ट एंड इक्विटी का कंपोनेंट जरूरी है। सोर्स ऑफ फंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑप्टिमाइजेशन होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे आपको कैपिटल से चूज करना है या इन्वेस्टमेंट चूज करना है। बहुत सारे ऑप्शन में से जो अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, ये सभी अवेलेबल है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दोस्तों ग्रोथ अचीव होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मीन से। मर्जर एंड एक्विजिशन जो है बेनिफिट ऑफर करता है, टाइम का और कंपटीशन रिडक्शन करता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को बैलेंस करने का तरीका होता है। करंट एसेट और लायबिलिटी को मैनेज किया जाता है। बहुत सारे आइडल कैश को इनएफिशिएंसी माना जाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें तो इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इसके अंदर रेशियो एनालिसिस, कॉस्टिंग, उसके बाद दोस्तों बजटरी कंट्रोल आता है। कंप्लायंस इंश्योर करना, कंप्लायंस स्ट्रेटजी एंड रेगुलेशन प्रोविजन। बात करें डिसीजन ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन प्रॉफिट की, तो डिसीजन ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड रिटर्निंग सम ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स यूजिंग बायबैक टू बेनिफिट शेयर होल्डर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफिशिएंटली कैरिंग आउट ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कैरी आउट करना, ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न। फिर दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। तो बस बेसिकली होता क्या है कि कितना आसानी से आप इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों, इन्वेस्टिंग इन वैरायटी ऑफ एसेट कैन रिड्यूस ओवरऑल रिस्क। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में कंसेप्ट होता है हेजिंग का, जिसके द्वारा आप रिस्क को मैनेज करते हैं। कैश फ्लो के अंदर कंसेप्ट होता है मॉनिटरिंग का, यानी एसेंशियल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में एफिशिएंट एलोकेशन जरूरी है, जो कि जरूरी है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट एंड इक्विटी बैलेंस मस्ट बी केयरफुली मैनेज। दोस्तों शेयर होल्डर बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बैलेंसिंग नीड्स इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सके फाइनेंशियल हार्म से। प्लानिंग में दोस्तों कैपिटल और प्रॉफिट प्लानिंग आता है, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को कवर करता है। डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्लान के वायबिलिटी को एग्जामिन करता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग में दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी को बिल्ड करना,
ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में और लीडरशिप प्रोवाइड करता है। कंट्रोलिंग में बजटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये कंटिन्यूस वॉच रखता है सारी एक्टिविटीज़ में ताकि डेविएशन को आइडेंटिफाई कर सके अप्रूव प्लान से। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये हायर रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न कंसेप्ट है, यानी जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है, एवरी फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर एक ट्रेड ऑफ होता है रिस्क और रिटर्न के बीच में, जिसको बैलेंस किया जाएगा ताकि ऑप्टिमम रिटर्न को अचीव कर सकें। दोस्तों रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म वांट ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों लेसन को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपकी टारगेट जेआईबी 2023 है तो आप हमारे प्लान्स को, जो हमारे पास प्लान अवेलेबल है, उसका हेल्प ले सकते हैं अपने जेआईबी के एग्जामिनेशन के लिए। हमारे पास दोस्तों एमसीक्यूज़ है, जिसमें एमसीक्यूज़ पीडीएफ है, हर एक यूनिट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ है, जिसमें दोस्तों मैकमिलन बुक से हर एक पेज मैकमिलन बुक से 5 से 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। ओवरऑल आपको एक यूनिट में दोस्तों यू विल गेट 150 to 200 एमसीक्यूज़ विच कवर द इंटायर कंसेप्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट। और उसके अलावा दोस्तों हमारे पास पीडीएफ है, वीडियोज़ हैं, क्विजेज हैं। सो ऑल द डिटेल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन नंबर्स ऑन द स्क्रीन। इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें तो इन्वेस्टमेंट रिस्क में दोस्तों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री होता है, लेकिन जंक बॉन्ड के पास हाई रिस्क और हाई यील्ड होता है। ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है, पोटेंशियल रिटर्न को अफेक्ट करता है। एजेंसी प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इस कारण से अनइथिकल बिहेवियर होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। मिटिगेटिंग एजेंसी प्रॉब्लम, तो इसके लिए दोस्तों ट्रांसपेरेंसी, मैनेजर पे रिस्ट्रिक्शन, लिंकिंग कॉम्पेंसेशन टू गेन ऑफ द प्रिंसिपल। इससे क्या होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करते हैं। एथिक्स जो है प्रिंसिपल ऑफ राइट को अप्लाई करता है और रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग को अप्लाई करता है बिजनेस डिसीजन में। ये आपके स्टेक होल्डर के परसेप्शन को अफेक्ट करेगा और साइडर के परसेप्शन को अफेक्ट करेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आपके रेपुटेशनल और सोशल स्टैंडिंग, जो हमारी कंपनी है उसकी रेपुटेशन और सोशल स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स प्रिंसिपल, तो दोस्तों इसके अंदर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सभी आते हैं। ये बिहेवियर को गाइड करता है और डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है, जिससे आप एथिकल डिसीजन ले सकें। रिस्क एंड रिटर्न की बात करें तो दोस्तों रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क मेजरमेंट, गवर्नमेंट वर्सेस जंक बॉन्ड, एजेंसी प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर दोस्तों बताया जा रहा है फाइनेंसिंग का क्या रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग से। फाइनेंस इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, ये इकोनॉमिक्स थ्योरी को यूज़ करता है फाइनेंस का। फाइनेंसिंग वर्सेस अकाउंटिंग, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन इंडिया, फाइनेंशियल रिकॉर्डेड थ्रू अकाउंटिंग, यानी जो भी फाइनेंशियल डिसीजन उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के माध्यम से। अकाउंटिंग दोस्तों आपको एनालाइज करता है, समराइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें। फाइनेंस एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है प्लानिंग का और कंट्रोल का बियॉन्ड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है फाइनेंशियल रिसोर्स एंड एक्टिविटीज़ में। फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनवायरमेंट में चेंजेस के कारण। तो प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन है वो बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। बिजनेस एनवायरमेंट जो है आसान है कि आप रिसोर्सेज रेज कर सकें, लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया है। डिफिकल्ट है कि आप लॉन्ग टर्म रिसोर्स को रेज कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंडक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी आते हैं। रिस्क एंड रिटर्न दोस्तों इंटरडिपेंडेंट है और एक एप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ जरूरी है। बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताया जा रहा है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सभी फर्म का। एक वेल डॉक्यूमेंटेड कोड ऑफ कंडक्ट जो कि गवर्न करता है बिजनेस और एम्प्लॉय को। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन इंक्रीज बढ़ गया है। टाइमली डिस्क्लोजर स्टॉक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का जरूरी हो गया है। इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन ने क्या किया है, फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फैक्टर बनाए जो कंसिडर किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये अवेलेबल होता है अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए। ट्रेजरी ऑप्शन की बात करें, इंपॉर्टेंट होता है फर्म के लिए कि वो सब्सटेंशियल इनकम को डिराइव करें। फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल आप जो है नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल को सीखते हैं, ताकि फाइनेंशियल डेटा में एक्सप्लोजन हुआ है। दोस्तों बात करें अकाउंटिंग रेशियो की यूजेस की तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिम्प्लीफाई करेगा, ये इंटर फर्म कंपैरिजन को फैसिलिटेट करेगा। इट फैसिलिटेट इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। रेशियोज जो है एलोन नहीं होते हैं कि आप इनफ डिटरमाइन कर सके फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस का। विंडो ड्रेसिंग एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगा रेशियोज का। प्राइस लेवल चेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करें। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता आइडियल रेशियो का। मैकेनिकल रेशियो एनालिसिस मिसलीडिंग हो सकता है और डेंजरस हो सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टडी रिक्वायर, नॉन फाइनेंशियल चार्जेस नॉट बीइंग रिवील्ड, डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नीड फॉर केयरफुल स्क्रूटनी एंड एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। दोस्तों बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग रेशियो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है अकाउंटिंग फिगर के बीच में, इससे आप फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस किसी कंपनी का इवैल्यूएट कर सकते हैं। रेशियोज को प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, एक्टिविटी या फाइनेंशियल सॉल्वेंसी रेशियो डिफाइड में डिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों अकाउंटिंग पॉलिसी का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जिस कारण से IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश किया गया। ये सभी इशू किए गए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इंडिया में। रेशियो एलोन नहीं होता है कि आप डिटरमाइन कर सके किसी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को, वो केवल आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल फाइनेंशियल इसके इनफ नहीं होता है रेशियो एनालिसिस के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को माना जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, क्योंकि ये आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न शो करता है जो कि आपने टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना अर्न किया। सो ROI आपको क्या बताता है दोस्तों, कितना रिटर्न आपने अर्न किया।
सो ROI आपको क्या बताता है दोस्तों? ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये आपको बताता है दोस्तों कि कितना रिटर्न आपने अर्न किया जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया। ROI को निकालने के लिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉय से डिवाइड कर दीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉय के अंदर का मतलब बहुत चीज़ हो सकता है अलग अलग अकाउंटेंट के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि आपने अर्न किया डिस्काउंट, इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने से पहले, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग नॉन ट्रेडेबल इनकम एंड लॉसेस। ROI दोस्तों मेजर करता है कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया जो कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और एक ये अच्छा इंडिकेटर है ओवरऑल एफिशिएंसी का और बिजनेस के इनएफिशिएंसीज का। ROI को आप यूज़ कर सकते हैं किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के एफिशिएंसी को कंपेयर करने में। दोस्तों देखिए ROI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मेजर करता है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी अपने पैसे को यूज कर रही है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। ROI का फुल फॉर्म होता है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जितना हायर ROI होगा ये इंडिकेट करेगा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी को और एफिशिएंसीज को इन यूटिलाइजिंग दिस फंड। ROI दोस्तों इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल कैसे है? इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि ओवरऑल एफिशिएंसीज को एसेस कर सके, किसी कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी को एसेस कर सके और कंपेयर कर सके दूसरे कंपनी के साथ सेम इंडस्ट्रीज में। यदि ROI कम रहेगा तो यदि ROI जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द मनी से कम रहेगा, इसका मतलब ये वाइज डिसीजन नहीं होगा बोरो करना। दोस्तों अर्निंग पर शेयर मेजर करता है कि कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी पर शेयर ऑफ द स्टॉक। EPS का फुल फॉर्म होता है नेट प्रॉफिट अपॉन आउटस्टैंडिंग शेयर। हायर EPS इंडिकेट करता है हायर प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की एबिलिटी की वो डिविडेंड पे करेगी। इसे इन्वेस्टर डिसीजन डिटरमाइन कर सकते हैं मार्केट प्राइस और EPS को कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों, और दूसरे कंपनी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं। PY रेशियो बताता है कि कितना टाइम्स कंपनी का अर्निंग है पर शेयर आर कवर्ड बाई मार्केट प्राइस। PY रेशियो का फुल फॉर्म है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन EPS। दोस्तों इन सभी रेशियो को मैंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, इलीगेंट वे में एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो कोर्स में, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट को समझाया एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको मैं वीडियो कोर्स प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों PY रेशियो ज़्यादा रहेगा, इंडिकेट करेगा कि हायर एक्सपेक्टेशन है कंपनी के फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ का। इसे इन्वेस्टर डिसाइड कर पाएंगे कि शेयर को खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको बताता है कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल में क्या रिलेशनशिप है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट करता है कि बेटर एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन मैनेजिंग कॉस्ट। इसे इन्वेस्टर एसेस कर पाएंगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को और एफिशिएंसी को, अपनी कॉस्ट को मैनेज करने में। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है जज करने का इस रेशियो को, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कवर करेगा एक्सपेंसेस को और प्रोवाइड करेगा फिक्स चार्जेस एंड रिजर्व्स को। दोस्तों बताया जा रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें दोस्तों फॉर्मूला है फिक्स एसेट रेशियो, फिक्स एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड। यदि रेशियो लेस देन 1 है डिजायरेबल है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल के कुछ पार्ट को फाइनेंस किया जा रहा है लॉन्ग टर्म फंड के माध्यम से। यदि रेशियो 1 से ज़्यादा है इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म सोर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है फिक्स एसेट को क्रिएट करने में, जो कि डिजायरेबल नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 इंडिकेट करता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज रिजल्ट हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में। हायर रेशियो इंडिकेट करेगा हायर प्रॉफिटेबिलिटी को। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ पे दोस्तों इंडिकेट करता है कि सेल का कितना परसेंटेज नेट प्रॉफिट में रिजल्ट हो रहा है। हायर रेशियो इंडिकेट करेगा बेटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी। डेब्ट रेशियो में दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है टोटल लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड और शेयर होल्डर फंड। ये कंपेयर करता है आउटसाइड लायबिलिटी टू शेयर होल्डर फंड। एक रेशियो यदि 1 है ये सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, लेकिन हायर रेशियो एक्सेप्टेबल होगा कुछ केसेस में। दोस्तों शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में करंट रेशियो आता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इंडिकेट करता है कंपनी की एबिलिटी को कि अपने शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन को मीट कर सके। रेशियो 2 है, इसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी वैल्यू होता है। डेटर टर्नओवर रेशियो टोटल क्रेडिट सेल अपॉन अकाउंट रिसीवेबल होता है। डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो अकाउंट रिसीवेबल बाय टोटल क्रेडिट सेल नंबर ऑफ डेज। फुल फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए दोस्तों, जैसे मैंने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल, विद सफिशिएंट एग्जांपल, देन यू कैन ऑप्ट फॉर आवर वीडियो कोर्स। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप या नंबर ऑन द स्क्रीन। यूनिट 20 में दोस्तों बात करें कंपाउंडिंग पीरियड यदि एनुअली है तो फॉर्मूला है अमाउंट एक्यूमुलेटर का फॉर्मूला है दोस्तों A = P × 1 + R होल टू द पावर T। सेमी एनुअली है तो P अंडर ब्रैकेट 1 + R/2 होल टू पावर 2T। क्वार्टरली है P 1 + R/4 टू द पावर 4T। मंथली है P 1 + R/12 टू द पावर 12T। A है अमाउंट एक्यूमुलेटेड यानी प्रिंसिपल परसेंटेज, P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है दोस्तों नंबर ऑफ ईयर फॉर विच प्रिंसिपल इन्वेस्टेड और N है दोस्तों नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड, यदि फिक्स्ड और फ्लोटिंग में क्या अंतर है, तो फिक्स्ड जो है वो फिक्स रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। मार्केट फ्लक्चुएशन दोस्तों इफेक्ट नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड मार्केट, यानी फिक्स रेट जो है मार्केट फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फ्लोटिंग रेट जो है बेंचमार्क रेट से इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या बताया जा रहा है रेट क्रेडिट कंपैरिजन। तो दोस्तों ये जो फिक्स रेट होता है ना फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा होता है और फ्लोटिंग रेट जो है वो फिक्स रेट से कम होता है। रिपेमेंट की बात करें, रिपेमेंट अमाउंट जो है सेम रहता है थ्रू आउट द लोन पीरियड फिक्स रेट के केस में, और फ्लोटिंग रेट के केस में दोस्तों रिपेमेंट अमाउंट वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट चेंज इन इंटरेस्ट रेट, बट द इक्वेटेड मंथली बट EMI रिमेन द सेम। दोस्तों बताया जा रहा है रिपेमेंट पीरियड जो है बोरोवर चूज कर सकते हैं कि उनके पास रिपेमेंट पीरियड हो सेम या वो हायर EMI पे करें। इंटरेस्ट रेट दोस्तों लोग चूज कर सकते हैं फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बीच में। फ्रंट एंड इंटरेस्ट को डिडक्ट किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट से और केवल नेट अमाउंट ही दोस्तों डिसबर्स किया जाएगा।
बैक एंड इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में, और दोस्तों लोन टेन्योर के एंड में पे किया जाएगा। डेली बैलेंस मेथड, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है डेली बैलेंस के कस्टमर अकाउंट में। एन्युटीज दोस्तों एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट होता है जो कि मेड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और फिक्स पीरियड स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी। दो तरह की एन्युटी होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। फ्यूचर वैल्यू दोस्तों यूजफुल होता है फाइंड करने के लिए कितना आप जो है हाउ मच यू वुड हैव इन द फ्यूचर बाय इन्वेस्टिंग अ फिक्स अमाउंट पर पीरियड गिवन इंटरेस्ट रेट। दोस्तों टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C × 1 - 1 फॉर्मूला आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे C कैश फ्लो पर पीरियड होता है। दोस्तों इन सभी फॉर्मूला को मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आसानी समझाया है, जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसको समझाने के लिए। दोस्तों लोन रिपेमेंट मेथड की बात करें, EMI मेथड होता है, ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। एक हमारा EMI होता है, बॉरोवर जो है फिक्स अमाउंट प्रीपे करते हैं हमेशा हर एक पीरियड में, जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल का पोर्शन होता है। इस तरह का रिपेमेंट प्रीफर्ड होता है बॉरोवर के दर्ज के पास स्टेबल इनकम है, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, एमोटाइजेशन क्या होता है कि पीरियडिक पेमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड स्केड्यूल क्रिएटेड टू ट्रैक पेमेंट। ठीक है, यानी पीरियडिक पेमेंट के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है और एक स्केड्यूल बनाया जाता है ताकि आप पेमेंट को ट्रैक कर सकें। जो फाइनल पेमेंट होता है वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी होता है। बैलून रिपेमेंट क्या होता है दोस्तों, जो इंटायर लोन अमाउंट जो है पीरियड के एंड में पे किया जाता है विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, और सिंकिंग फंड को क्रिएट किया जाता है ताकि एक्यूमुलेट कर सके नेसेसरी फंड को। दोस्तों यहाँ पे बैलून रिपेमेंट की बात की जा रही है। फिर दोस्तों डेब्ट क्या होता है, डेब्ट है होता है दोस्तों अ सम ऑफ मनी और बाय पार्टी टू अदर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूनिट है। बॉन्ड होल्डर कौन होता है, क्रेडिटर जिनके पास कोई ऑनरशिप नाइट नहीं है कंपनी में। दोस्तों गारंटेड पेमेंट क्या होता है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द बॉन्ड लाइफ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। रिस्क क्या होता है, डेब्ट कैपिटल लेस रिस्की होता है दैन इक्विटी कैपिटल। टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट और टैक्स डिडक्टेबल। फिक्स इंटरेस्ट रेट और फिक्स फॉर बॉन्ड। होल्डर एंड इशूअर, जो बॉन्ड का जो होल्डर होता है वो लेंडर होता है और इशूअर जो होता है वो बॉरोवर होता है। सेकेंडरी मार्केट, बॉन्ड को आप खरीद सकते हैं बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, जिस कारण से वो हाईली लिक्विड होता है। दोस्तों फेस वैल्यू जो कितना फर्म ने अमाउंट बोरो किया। कूपन रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड कैरी करती है। मैच्योरिटी, जिस पीरियड के लिए बॉन्ड को इशू किया गया या रिपे किया जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू, जो मैच्योरिटी होने पे जो बॉन्ड होल्डर को जो वैल्यू मिलता है उसे रिडेम्पशन वैल्यू कहते हैं। इंटरेस्ट रेट दोस्तों फिक्स होता है और नॉन इंटरेस्ट जो कि बॉन्ड होल्डर को पे किया जाता है। डेली काउंट कन्वेंशन, बहुत सारे मेथड का यूज़ किया जाता है। फिक्स रेट बॉन्ड जिसका कांस्टेंट कूपन रेट रहे थ्रू आउट द बॉन्ड लाइफ। एफआरएन क्या होता है, फ्लोटिंग रेट नोट होता है जिस बॉन्ड का वेरिएबल कूपन लिंक होगा रेफरेंस रेट से। जीरो कूपन बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो कि इंटरेस्ट पे नहीं करता है और उसको डिस्काउंट टू पार वैल्यू पे इशू किया जाता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो कि ऑप्शन देता है एक्सचेंज को कि बॉन्ड दैट गिव द ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर शेयर ऑफ द इशूअर कॉमन स्टॉक, यानी बॉन्ड को आप शेयर के बदले इशू ये रिप्लेस कर सकते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, वैसा बॉन्ड जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट को इन्फ्लेशन से लिंक करता है या बिजनेस इंडिकेशन से लिंक करता है। एसेट बैक सिक्योरिटी, वैसा बॉन्ड दोस्तों जो कि जिसको बैक किया जाता है अंडरलाइंग कैश फ्लो फ्रॉम अदर एसेट। सबऑर्डिनेट बॉन्ड दोस्तों वैसा बॉन्ड होता है जिसका लोअर प्रायोरिटी रहता है लिक्विडेशन के केस में। कवर्ड बॉन्ड दोस्तों वैसा बॉन्ड होता है जिसको बैक किया जाता है कैश फ्लो फ्रॉम मॉर्गेजेस। परपेचुअल बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड दोस्तों बॉन्ड जो कि नेशनल गवर्नमेंट इशू करती है जो कि डिफॉल्ट रिस्क से एक्सपोज नहीं है। कॉलेबिलिटी दोस्तों एक ऑप्शन लाइक फीचर होता है जहाँ पे इशूअर के पास राइट होता है कि वो बॉन्ड को रिपे कर दे इससे पहले कि मैच्योरिटी डेट हो। कॉलेबल बॉन्ड दोस्तों बॉन्ड जिसके पास कॉलेबल फीचर होता है। कॉलेबल बॉन्ड अलाउ करता है इशूअर को कि वो बॉन्ड को रिपे कर दे एट पार और विद कॉल प्रीमियम। पोर्टेबल बॉन्ड दोस्तों होल्डर को राइट देता है कि वो इशूअर को फोर्स करे कि बॉन्ड को रिपे करे इससे पहले कि मैच्योरिटी हो जाए। बॉन्ड का वैल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग वैल्यू दोस्तों किसी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट एसोसिएटेड बॉन्ड, यानी बॉन्ड के साथ जो प्रेजेंट वैल्यू एसोसिएटेड है उसको इंटरेस्टिंग वैल्यू कहते हैं। करंट यील्ड दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज परचेज एट द करंट मार्केट प्राइस, यानी दोस्तों आप किसी बॉन्ड को करंट मार्केट प्राइस में खरीदेंगे तो कितना रेट ऑफ रिटर्न आप अर्न करेंगे बॉन्ड पे। और कूपन इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेटेड एज कूपन इंटरेस्ट आप कैसे निकाला जाता है। करंट यील्ड देखिए कूपन इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस से आप इसको निकाल सकते हैं। करंट यील्ड को याद रखिएगा, कूपन इंटरेस्ट अपॉन करंट मार्केट प्राइस। YTM दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर अर्न करते हैं जो कि बॉन्ड को परचेज करते हैं और उसको मैच्योरिटी तक रखते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्काउंटेड जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस कैश फ्लो इज इक्वल टू द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द परचेज प्राइस। बॉन्ड वैल्यू का थ्योरम क्या है, जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट के बराबर हो तो बॉन्ड वैल्यू पार वैल्यू के बराबर होगा। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट से ज़्यादा हो तो बॉन्ड वैल्यू पार वैल्यू से कम होगा। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट से कम हो तो बॉन्ड वैल्यू पार वैल्यू से ज़्यादा होगा। बॉन्ड वैल्यूशन की बात करें तो कूपन रेट वर्सेस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि बॉन्ड पे जो डिस्काउंट होता है वो डिक्लाइन होता है जैसे मैच्योरिटी अप्रोच होता है। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कूपन रेट से ज़्यादा होता है। जो बॉन्ड पे प्रीमियम होता है वो डिक्लाइन होता है जैसे मैच्योरिटी अप्रोच होता है। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कूपन रेट से कम होता है। बॉन्ड प्राइस और YTM में इन्वर्स रिलेटिव होता है। बॉन्ड प्राइस जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है YTM से। दोस्तों बात करें किसी डिफरेंस के बीच में, देखिए YTM और कूपन रेट में जो गिवन डिफरेंस होता है जितना लॉन्गर टर्म टू मैच्योरिटी होगा उतना ही ज़्यादा द ग्रेटर द चेंज इन प्राइस विद द चेंज इन YTM।
फिर दोस्तों YTM वर्सेस चेंज इन बॉन्ड प्राइस की बात करें, गिवन द मैच्योरिटी और डिक्रीज इन YTM, यानी हम आपको मैच्योरिटी दिया हुआ है, यदि बॉन्ड का YTM घटेगा इस कारण से दोस्तों बॉन्ड प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा दैन द इक्वल इंक्रीज इन YTM। दोस्तों कूपन रेट वर्सेस परसेंटेज प्राइस चेंज बताया जा रहा है, किसी भी मान लीजिए कि YTM में गिवन चेंज के लिए जो हमारा परसेंटेज प्राइस चेंज होगा वो स्मॉलर होगा हाई कूपन रेट बॉन्ड के लिए एज कम्पेयर टू लो कूपन रेट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो बॉन्ड है, एक हाई कूपन रेट का है, एक लो कूपन रेट का है, तो दोस्तों हाई कूपन रेट वाले जो बॉन्ड होंगे ना उसमें जो परसेंटेज प्राइस चेंज होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू लो कूपन रेट बॉन्ड फॉर एनी गिवन चेंज इन YTM। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि बॉन्ड ड्यूरेशन का डेफिनेशन क्या है। ड्यूरेशन वो पीरियड होता है इसके लिए बॉन्ड होल्डर जो है अफेक्ट नहीं किए जाते इंटरेस्ट रेट रिस्क से। यदि मार्केट का इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ेगा तो बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस होगा वो घटेगा, लेकिन होल्डर का जो रीइन्वेस्टमेंट गेन होगा, होल्डर गेन्स ऑन रीइन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। यदि मार्केट इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, बट होल्डर गेन लेस ऑन द रीइन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। दोस्तों ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी बताएं तो ड्यूरेशन जो है लेस होता है टर्म टू मैच्योरिटी से। बॉन्ड का ड्यूरेशन जो है टर्म फ्रॉम मैच्योरिटी के बराबर तभी होगा जब ये जीरो कूपन बॉन्ड होगा। जो परपेचुअल बॉन्ड होता है उसका ड्यूरेशन होता है 1/1 + R/R, जब R होता है करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। जितना लॉन्गर एक कूपन पेइंग बॉन्ड टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी होगा उतना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी और ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन और YTM इन्वर्सली रिलेटेड होता है। दोस्तों लार्ज कूपन रेट के कारण स्मॉल बॉन्ड ड्यूरेशन आता है। यदि कूपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ड्यूरेशन घटेगा, जबकि डिक्रीज फ्रीक्वेंसी जो है कूपन को बढ़ाता है। जो ड्यूरेशन होता है वो डिक्लाइन होता है जिससे बॉन्ड मैच्योरिटी को अप्रोच करता है। बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी दोस्तों बॉन्ड प्राइस की सेंसिटिविटी को शो करता है टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड प्राइस YTM इन्वर्सली रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होता है। बॉन्ड प्राइस इलास्टिसिटी जो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स YTM के बराबर होता है। ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है। अभी दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 23 को रिवाइज करते हैं। नॉन लिस्ट रिवाइज यूनिट नंबर 23 को आइए रिवाइज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे दोस्तों बताया जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज दोस्तों आप करेंसी का कन्वर्जन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, स्टेटमेंट ऑफ डेप्ट यानी कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज एंड फाइनेंस, इंडियन फॉरेक्स मार्केट। तो ये कैपिटल फ्लो रिस्ट्रिक्शन से इन्फ्लुएंस होता है। इंटरबैंक मार्केट ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। डायरेक्ट कोड दोस्तों होम करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इनडायरेक्ट कोड फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। क्रॉस रेट दोस्तों मेथड यूज तब होता है जब डिजायर्ड करेंसी प्राइस डायरेक्टली कोटेड नहीं होता है। चेन रूल क्या होता है दोस्तों, सिम्प्लीफाई करता है क्रॉस रेट कैलकुलेशन को यूजिंग रेट ऑफ अदर टू करेंसी पेयर। टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट कैश रेडी टर्म स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट दोस्तों फॉरवर्ड मार्जिन डिफरेंशियल यूज टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। यूरो एज अ डिस्काउंट एंड US डॉलर एट प्रीमियम, ये दिया हुआ एक्सचेंज रेट के कोटेशन में। तो चेन रेट को आप चेन रूल को यूज करते हैं आप ताकि एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट कर सकें दो करेंसी में, जहाँ पे तीसरे करेंसी को आप इंटरमीडिएटरी के रूप में यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट के बीच का डिफरेंस होता है। सप्लाई और डिमांड फॉर करेंसी फॉर सेटलमेंट डेट अफेक्ट्स द फॉरवर्ड पॉइंट। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मार्केट व्यू और एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर और डेवलपमेंट के बारे में इंटरेस्ट रेट में, वो इफेक्ट करता है फॉरवर्ड पॉइंट को। जो हमारा यूरोज है, यूरो का जो फॉरवर्ड पॉइंट होता है वो बढ़ता है यदि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो स्ट्रेंथन होगी एज कम्पेयर टू द US डॉलर इन द फ्यूचर। दोस्तों हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है, दो करेंसीज के बीच के जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होते हैं जिसको एक्सचेंज किया जा रहा है वो डोमिनेंट फैक्टर होते हैं फॉरवर्ड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। यदि इंटरेस्ट रेट दोस्तों यूरो जोन में हायर है एज कम्पेयर टू द US, तो फॉरवर्ड पॉइंट जो यूरो होगा उसका ज़्यादा होगा। आर्बिट्रेज दोस्तों एक प्रैक्टिस होता है कि आप एडवांटेज लें प्राइस डिफरेंस का अलग अलग मार्केट में ताकि आप प्रॉफिट बना सकें बिना किसी रिस्क का। जो हमारे एक्सचेंज रेट का डिस्क्रिपेंसी होता है अलग अलग मार्केट में, ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। ट्रेडर क्या करते हैं, करेंसी को खरीदते हैं बेचते हैं ताकि प्रॉफिट बना सकें। दोस्तों बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड रेट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्जिन या डिफरेंशियल को यूज़ किया जाता है फॉरवर्ड रेट को कोट करने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, स्पॉट रेट्स आप फॉरवर्ड रेट निकालने का तरीका होता है स्पॉट रेट प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी आपका सिचुएशन रहेगा। एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस इन वीडियो लेक्चर। दोस्तों चेन रूल क्या होता है, चेन रूल के द्वारा आप एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करते हैं दो करेंसी के बीच में, या तीसरे करेंसी को आप इंटरमीडिएटरी के रूप में यूज़ करें। फॉरवर्ड पॉइंट डिफरेंस होता है स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट का फॉर अ गिवन फ्यूचर डेट। आर्बिट्रेज बताया मैंने आपको। यूनिट 24 में दोस्तों बताया जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। तो नॉन प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम, डिग्री ऑफ कंट्रोल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है, जो यदि फर्म ज़्यादा डेट ले रही है जिस कारण से ज़्यादा प्रॉफिट होगा ऑन ईच रुपी ऑफ इक्विटी कैपिटल। फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट, साइज ऑफ द फर्म, बिजनेस प्लान एंड मार्केट प्रैक्टिस। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म की बात करें, एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोर्स ऑफ कैपिटल इक्विटी हो सकता है, डेप्ट हो सकता है। डेप्ट कैपिटल का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, टर्म लोन दे रखा है, फिर दोस्तों डिवेंचर दे रखा है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट दे रखा है, इक्विटी कैपिटल का एग्जांपल दे रखा है। दोस्तों अब बात करें अप्रोच की, तो नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल पोजीशन है। एजम्पशन क्या होता है नेट इनकम अप्रोच में कि जो डेप्ट का कॉस्ट और इक्विटी का कॉस्ट है वो सेम रहेगा चाहे प्रोपोर्शन कुछ भी हो। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का एजम्पशन क्या है कि फर्म का जो वैल्यू है वो उसके डेप्ट प्रोपोर्शन में चेंज होने के कारण इफेक्ट नहीं होता है। ट्रेडिशनल पोजीशन में दोस्तों रियलिस्टिक रिलेशनशिप होता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी कैपिटल। WACC पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों, यदि नेट इनकम अप्रोच की बात करें
तो डेप्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल WACC को कम कर देगा। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या होगा, डेप्ट प्रपोर्शन जो है WACC को अफेक्ट नहीं करता है। फिर ट्रेडिशनल पोजीशन में क्या होगा कि WACC डिक्लाइन हो सकता है एक सर्टेन पॉइंट तक, फिर दोस्तों आगे पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में दोस्तों बताया जा रहा है कि नेट इनकम अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है जैसे जैसे डेप्ट का प्रपोर्शन बढ़ेगा। यदि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करें तो दोस्तों यदि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा फिर चेंजेस इन द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। और हमारा ट्रेडिशनल पोजीशन में क्या बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है यदि हमारा लेवरेज बढ़ेगा और एक शार्प इंक्रीज शो करेगा बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट। दोस्तों यदि बात करें कॉस्ट ऑफ डेप्ट की तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारा नेट इनकम अप्रोच में सेम रहेगा चाहे लेवरेज कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों यदि हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है लेवरेज के साथ चेंज नहीं होगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि टैक्सेशन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, टैक्सेशन एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ताकि फर्म्स के कैपिटल स्ट्रक्चर को पता कर सके। किसी फर्म का जो EBIT होता है वो सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर से इफेक्ट नहीं होता है, एक फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है वो इंपैक्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, किसी फर्म का जो कैपिटल होता है उसके अंदर डेप्ट होता है और इक्विटी कैपिटल होता है। इक्विटी कैपिटल को हायर कॉस्ट माना जाता है, इक्विटी होल्डर टेक मोर रिस्क एंड एक्सपेक्ट हाई रिटर्न, क्योंकि इक्विटी होल्डर क्या करते हैं वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं ना, तो उनको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। फिर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है तो CAPM, बॉन्ड यील्ड वर्सेस रिस्क प्रीमियम, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, फिर क्या क्या फैक्टर को कंसिडर किया जाएगा, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंस के बेसिस पे इन तीनों में क्या डिफरेंस है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है दोस्तों। नाउ पहला पॉइंट है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड में क्या होता है, WACC में क्या होता है और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता है। एस्टिमेशन मेथड में आप क्या करते हैं, इक्विटी रिस्क प्रीमियम को ऐड करते हैं यील्ड में, यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, जितने भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड है उनका प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट किया जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। और हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्रत्येक कैपिटल कंपोनेंट के प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉस्ट से और फिर फाइनली उसको ऐड करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है वेटेड एवरेज। दोस्तों यदि यील्ड और रिस्क पैरामीटर की बात करें तो हमारा जो बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम होता है इसमें जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं ना फर्म के उसको जोड़ते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के परसेप्शन ऑफ द इक्विटी रिस्क प्रीमियम। दोस्तों डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर प्लस स्टेडी ग्रोथ रेट। और WACC में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डेप्ट कैपिटल। अब देखिए फॉर्मुला देख लीजिए, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम का फॉर्मुला होता है रिक्वायर्ड रेट निकालना है तो यील्ड ऑन बॉन्ड ले लीजिए प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम ले लीजिए। यदि डिविडेंड ग्रोथ रेट मॉडल की बात करें तो इसका यदि आपको रिक्वायर्ड रेट निकालना है तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू बाय डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर प्लस ग्रोथ रेट। और WACC का निकालना है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इंटू प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंस। आप देखिए एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है, आप कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी बताया गया है। दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बढ़ता है जैसे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है प्रत्येक कंपोनेंट का वो कैपिटल का। दोस्तों WACC इफेक्ट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से। जो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल बजट होता है IRR पे वो वेटेड मार्जिनल कॉस्ट होता है। करंट लायबिलिटी नॉट एलोकेटेड एट कॉस्ट। यूनिट 25 दोस्तों बताया जा रहा है कि NPV क्या होता है। इन NPV दोस्तों एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज किया जाता है ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें इन्वेस्टेड प्रपोजल को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो को कंपेयर कर सकें कैश आउटले से जो कि रिक्वायर होता है किसी अपॉर्चुनिटी को फाइनेंस करने में। NPV का फॉर्मुला क्या होता है दोस्तों कि आप सरप्लस को जो भी आपने किया है उसको कैलकुलेट करते हैं एज द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन एक्सेस ऑफ व्हाट कुड बी मेड। दोस्तों पॉजिटिव NPV का मतलब क्या होगा कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, नेगेटिव NPV का मतलब क्या होगा कि डेफिसिट है। दोस्तों डिसीजन एडवाइस की बात करें तो आपको डिफाइन करता है डेफिनेट, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट डिसीजन एडवाइस फॉर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड रैंकिंग एडवाइस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। दोस्तों बात करें NPV फॉर बोथ पॉजिटिव, यदि देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि प्रोजेक्ट ए को हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए लेकिन हो सकता है कि इसका रनिंग कॉस्ट कम हो, जबकि प्रोजेक्ट बी को लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए लेकिन हो सकता है कि रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो। तो आप NPV जो है कंपेयर कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए का NPV जो है हायर है एज कम्पेयर टू NPV ऑफ प्रोजेक्ट बी। दोस्तों IRR क्या होता है, IRR एक मेथड है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जिसमें आप रेट ऑफ रिटर्न को, जो भी रेट ऑफ रिटर्न अर्न किया गया है किसी कैपिटल पे जो कि प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया है उसको कैलकुलेट करते हैं। IRR दोस्तों यदि IRR डिस्काउंट रेट होता है जो कि रिड्यूस करता है NPV को जीरो से। यदि IRR आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट को लीजिए। ये जो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है वहाँ पर जिस इन्वेस्टमेंट का हाईएस्ट IRR होगा उसको लिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि IRR जो है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है, एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो कि मेजर करता है कि कितना समय लगेगा इन्वेस्टमेंट रिसीट को टू कवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों नेट कैश फ्लो को यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड का जो चॉइस होता है वो आर्बिट्रेरी है, इसको चूज किया जा सकता है बेस्ड ऑन बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पोटेंशियल कैश फ्लो प्रॉब्लम एंड कैपिटल डिवीजन। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारा पेबैक पीरियड और ARR में क्या डिफरेंस है।
तो पेबैक पीरियड में क्या होता है कि आप टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट रिसीट को मेजर करते हैं ताकि कॉस्ट को कवर कर ले। ARR में क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के माध्यम से। पेबैक पीरियड दोस्तों एक आर्बिट्रेरी पेबैक पीरियड को एस्टैब्लिश करता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करता है आफ्टर टैक्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट वैल्यू। क्या क्या फैक्टर लिया जाएगा पेबैक पीरियड में? केवल कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पेबैक पीरियड लिया जाएगा। ARR में दोस्तों इंटायर हिस्ट्री ऑफ इनकम लिया जाएगा। यदि रैंकिंग की बात करें तो पेबैक पीरियड रैंक कर सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड से। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रैंक कर सकता है बहुत प्रोजेक्ट को उनके ARR के बेसिस पे। एडवांटेज क्या है पेबैक पीरियड का कि सिंपल है, जबकि ARR क्या करता है दोस्तों? ARR इंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम को कंसिडर करता है। लिमिटेशन क्या है पेबैक पीरियड का कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, इस कारण से रिस्क बढ़ सकता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये भी इग्नोर करता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज करता है इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो। दोस्तों टर्म लोन अप्रेजल कैसे होता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अप्राइज नहीं हो सकता है, हो सकता है कि अप्रेज नहीं हो। प्रोजेक्ट अप्रेजल में दोस्तों जितना भी फाइनेंशियल नीड है इंटरप्राइज का उसको अप्रेज किया जाएगा। दोस्तों जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का असेसमेंट होता है लॉन्ग टर्म फंड का और कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर, ये किया जाता है हमारे टर्म लोन अप्रेजल में। जबकि प्रोजेक्ट अप्रेजल में दोस्तों मैनेजरियल, टेक्निकल, इकोनॉमिक आस्पेक्ट होता है। हमारा टर्म लोन अप्रेजल में दोस्तों एग्जामिनेशन होता है टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस का, ARR का, ये सभी नेसेसरी नहीं होंगे माइनर परचेज के लिए। जबकि टेक्निकल अप्रेजल में दोस्तों आप फिजिबिलिटी देखते हैं लोकेशन का, प्रोडक्शन प्रोसेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, वेस्ट डिस्पोजल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। दोस्तों DSCR जो है जो प्रेजेंट किया गया है वो इनफ नहीं होगा ताकि वायबिलिटी जज कर सके किसी लोन टू इंडिविजुअल। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है अप्रेजल का वो डिफरेंट नहीं होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल से। दोस्तों अब हम लोग इकोनॉमिक अप्रेजल की बात करते हैं। इकोनॉमिक अप्रेजल की बात करें दोस्तों, इकोनॉमिक अप्रेजल में क्या होता है कि हमारा ROI को इवैल्यूएट करते हैं बहुत सारे मेथड्स जैसे NPV, IRR, पेबैक पीरियड, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में दोस्तों क्या होता है कि सेक्टर कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है? ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिक रेट से क्या है दोस्तों? लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन पेबैक पीरियड होता है, हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। टर्म लोन का डिस्बर्सल की बात करें तो मार्जिन जो है वन टाइम पर्पज के लिए डिपॉजिट किया जाएगा। लोन अमाउंट क्रेडिट होगा कस्टमर के अकाउंट में पर्सनल कंजप्शन लोन के लिए। जो डिस्बर्समेंट होता है दोस्तों वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से लिंक होता है। 3 मेथोलॉजी को यूज किया जाता है ताकि प्रमोटर्स के इक्विटी कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर सकें एज पर RBI गाइडलाइन। बैंक का क्लियर पॉलिसी होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। यदि लोन के सिंडिकेशन की बात करें, जब 2 या 2 से ज़्यादा बैंक जो है रिस्क को शेयर करती है कि लार्जर लोन को लैंड करने का, इसे सिंडिकेशन कहा जाता है। दोस्तों जो लीड बैंक होती है वो लोन को अरेंज करती है बॉरोवर के बिहाफ में, जो दूसरी बैंक होती है वो प्रपोजल को एसेस करती है अपने ऑन पॉलिसीज और रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे। लीज क्या होता है दोस्तों? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे लेसर जो है लेसी को अलाउ करता है कि वो अपने प्रॉपर्टी को यूज़ करे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लीज रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है। इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस। कमर्शियल लीज को देखिए, और कमर्शियल लीज लिवरेज हो सकता है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कैंसिलेबल, नॉन कैंसिलेबल, स्टेक एंड लीज बैक। फाइनेंशियल लीज दोस्तों इसको हम लोग कैपिटल लीज या सेल्स लीज भी कहते हैं। जो हमारा लीज एसेट का ऑनरशिप होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा लेसी को लीज पीरियड के एंड में। यदि ये ट्रांसफर करता है सब्सटेंशियली, जितने भी रिस्क है, जितने भी रिवार्ड है जो कि ऑनरशिप से इंसिडेंटल है ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। हम लोग देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल लीज होते हैं ना उसमें जो एसेट का ऑनरशिप होता है वो लेसी को ट्रांसफर हो जाता है लेसी के टर्म्स में, लीज के टर्म्स में एंड में। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि एसेट का जो ऑनरशिप है वो लेजर के पास रहता है। फाइनेंशियल लीज में क्या दोस्तों? लेजी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेज कर सकेगा लोअर प्राइस पे, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं होता है परचेज करने का। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो लीज टर्म होता है वो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट को कवर करता है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में दोस्तों लीज टर्म सब्सटेंशियली लेस होता है देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। फाइनेंशियल लीज में दोस्तों हमारा जो मिनिमम लीज पेमेंट का जो प्रेजेंट वैल्यू है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इज इक्वल टू और एक्सीड द फेयर वैल्यू ऑफ लीज, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल लीज में दोस्तों जो हमारे स्पेशलाइज एसेट है उसको लेसी यूज कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और फाइनेंशियल लीज में दोस्तों लेसी के पास राइट होता है कि वो लीज को कैंसिल कर दे और जो भी लॉस है वो लेसर के द्वारा इनकर किया गया है वो लीज लेसी बॉन्ड करेगा। लेकिन हमारी ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि लेसी के पास राइट होगा कि वो लीज को कैंसिल करे, लेकिन पेनल्टी सब्सटेंशियल होगा। दोस्तों लेसी के पास राइट होता है कि वो लीज को लोअर रेंट पे कंटिन्यू करे देन मार्केट रेंट। ऑब्लिगेशन नॉट रिफ्लेक्टेड द डेब्ट इन द बैलेंस शीट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल लीज, whereas obligation reflected as a debt in the balance sheet in case of operating lease. So these are the difference between financial lease and operating lease. और भी डिफरेंस है वो लीज होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों लीज अकाउंटिंग फॉर लीज, लेसी जो है रिकॉग्नाइज करेगा राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी इन देयर बुक। राइट ऑफ यूज एसेट शुड बी मेजर एट कॉस्ट, जो लीज लायबिलिटी रहेगा उसको मेजर किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट नॉट येट पेड। जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होगा लीज लायबिलिटी का उसे सेपरेटली प्रेजेंट किया जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज से। लीजिंग एट फाइनेंशियल डिसीजन, तो आप लीजिंग और बाइंग को कंपेयर कीजिए बोरोड फंड के साथ NPV, IRR या इक्विवेलेंट लोन अमाउंट से। आप डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड को कंसीडर कीजिए, टैक्स लोन लीज रेंटल को कंसीडर
कीजिए, एज्यूम कीजिए जितने भी फंड जरूरी है एसेट को खरीदने के लिए आर बोरोड एंड आर फिक्स कॉस्ट। यूनिट 27 दोस्तों बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल मेजर का क्या रोल है। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट के दोस्तों क्या होता है कि आपकी बिजनेस ऑपरेशन के लिए जरूरी होती है, इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ मनी से फाइनेंस कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल परचेज करना, उसको फाइनेंस गुड में कन्वर्ट करना, फिर दोस्तों कैश क्रेडिट बेसिस पे बेचना, पेमेंट रिसीव करना, ये सभी हमारे वर्किंग कैपिटल साइकिल में आते हैं। फैक्टर कंपोनेंट से इफेक्ट करते हैं करंट एसेट को, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, फिर प्रोडक्शन पॉलिसी, सीजनल वेरिएशन, ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल। करंट एसेट का कैटेगरी क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड अदर करंट एसेट। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? फर्म्स के ऑन वर्किंग कैपिटल फंड क्रिएटेड फ्रॉम सप्लाई, बैंक ओवरड्राफ्ट। दोस्तों बात करें सोर्स ऑफ फाइनेंस की तो एक्रूवल क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी पेड और रिसीव्ड इन फ्यूचर। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है दोस्तों? जो भी क्रेडिट एक्सटेंड किया गया सप्लायर के द्वारा ताकि पेमेंट को डिफर कर सके गुड्स के लिए या सर्विस और उसने रिसीव किया है। वर्किंग कैपिटल एडवांस क्या होता है दोस्तों? दोस्तों पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? जो पैसा आपने कंपनी ने रेज किया पब्लिक के माध्यम से। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है? जो पैसा एक कंपनी ने रेज किया, जो पैसा कंपनी ने डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट में दूसरे कंपनी के। दोस्तों राइट डिवेंचर क्या होता है कि आपने डिवेंचर इशू किया है कंपनी के द्वारा तो अपने शेयर होल्डर को। कमर्शियल पेपर क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है। फैक्टरिंग क्या होता है कि कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल को बेचा जाए थर्ड पार्टी को। फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इक्विटी कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो इक्विटी कैपिटल कमर्शियल लेवल में दोस्तों रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों एलिजिबल होते हैं फीमा रेगुलेशन के अनुसार। डिनोमिनेशन दोस्तों डिमेटलाइज फॉर्म इशू किया जाएगा कमर्शियल पेपर को, डिनोमिनेशन होता है 5 लाख के मल्टीपल में। इशू प्राइस दोस्तों सीबी को इशू किया जाता है डिस्काउंट टू फेस वैल्यू में बिना किसी अंडर राइटिंग या कोई एक्सेप्टेंस को। ऑप्शन दोस्तों कॉल पुट का ऑप्शन होता है जो कि परमिटेबल नहीं होता है सीबी पे। मैच्योरिटी 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकता है। फैक्टरिंग दोस्तों फैक्टरिंग एक मेथड है रिसीवेबल को फाइनेंस करने का जहाँ पे फैक्टर कंट्रोल करेंगे क्रेडिट को। अपफ्रंट पेमेंट परसेंटेज दोस्तों बैंक ऑफर करती है फैक्टरिंग सर्विस, वो डिसाइड करेगी अपफ्रंट पेमेंट परसेंटेज। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग दोस्तों 81 कैटेगरी बैंक को परमिट किया गया है कि वो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करे। एडी बैंक को अलाउ किया गया है कि वो एक्सपोर्ट रिसीवेबल को फैक्टर करे नॉन रिकोर्स बेसिस पे। दोस्तों फाइनेंशियल अरेंजमेंट एक एडी बैंक जो है अपना बिजनेस डायरेक्टली ले सकती है, इनटेक कर सकती है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग को। अरेंजमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एडी बैंक इंश्योर करेगी कि उनके क्लाइंट जो ओवर फाइनेंस ना हो और डिमांड करे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग दोस्तों फैक्टरिंग के अंदर एक्सपोर्ट बिल भेजा जाता है फैक्टर को। एक्सपोर्ट फैक्टर क्लोज कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिल को और रिपोर्ट कर सकते हैं आरबीआई के एडीपीएमएस में। फॉरफिटिंग यूज किया जाता है एक्सपोर्ट विद द बिल ऑफ एक्सचेंज। इंपोर्ट के लिए दोस्तों ट्रेड क्रेडिट के बारे में बताया जा रहा है कि रिसेंट इंपोर्टर ट्रेड क्रेडिट रेज कर सकते हैं रुपीज़ में। ट्रेड क्रेडिट को रेज किया जा सकता है सभी आइटम के लिए गोल्ड को छोड़कर एक्सेप्ट गोल्ड। ट्रेड क्रेडिट पीरियड जो नॉन कैपिटल गुड का होता है 1 साल का, ऑपरेटिंग साइकिल का जो भी लोअर होगा। ट्रेड क्रेडिट पीरियड कैपिटल गुड का होगा या 5 साल का होगा और अप टू द शिपमेंट डेट। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट बाय बैंक की बात करें तो बैंक प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड को यूज़ करती है ताकि वर्किंग कैपिटल नीड को एक्सेस कर सके। होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड एसेस इन्वेंट्री रिसीवेबल एंड अदर एसेट। जो वर्किंग कैपिटल का सोर्स हो सकता है उसमें ऑन सोर्स सप्लायर क्रेडिट अदर के करंट लायबिलिटी होगा। बैंक फाइनेंस को कैलकुलेट किया जाता है एज द गैप बिटवीन द टोटल वर्किंग कैपिटल नीडेड एंड फंड अवेलेबल फ्रॉम ऑल सोर्सेज। दोस्तों बताया जाए टेनेंट कमेटी का तो पहला मेथड जो है इसमें कहा गया कि एनडब्ल्यूसी जो है आपके वर्किंग कैपिटल का 25% होगा। सेकंड मेथड में कहा गया कि एनडब्ल्यूसी जो है आपके करंट एसेट का 25% होगा। थर्ड मेथड में कहा गया है कि जो आपका कोर एसेट का 100% होगा, कम से कम 25% रिमेनिंग करंट एसेट एनडब्ल्यूसी के फॉर्म में होगा। होल्डिंग नॉर्म मेथड में दोस्तों एस्टिमेट करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड पैरामीटर ओवर एन ईयर। कैश बजट मेथड के अंदर प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो को देखा जाता है, आउटफ्लो को देखा जाता है कि एक्सेस कर सकें बैंक फाइनेंस के नीड को। टर्नओवर मेथड एज्यूम करता है कि टर्नओवर का 25% जरूरी है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। बैंक प्रोवाइड करती है 20% लोन के फॉर्म में और रिमेनिंग 5% बॉट किया था मार्जिन के फॉर्म में। यूनिट 28 की बात करें दोस्तों तो डेरिवेटिव का क्रेडिट से बताया जा रहा है, इसका वैल्यू ड्राइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। उसके बाद हाई लिवरेज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग मैकेनिज्म में। डेरिवेटिव का फंक्शन क्या है कि रिस्क को शिफ्ट करना बायर से सेलर को, लिक्विडिटी इंप्रूव करना अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट का, प्राइस डिस्कवरी करना और बेटर रेवेन्यू प्रोवाइड करना मनी रेज करने के लिए। डेरिवेटिव के यूजर दोस्तों मेन प्लेयर होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, हेजर, स्पेकुलेटर और ट्रेडर होते हैं। दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली ट्रेड होता है 2 पार्टीज के बिना स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट का। डेरिवेटिव में फॉरवर्ड आता है, फॉरवर्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे आप परचेज कर सके, सेल कर सके करेंसी कमोडिटी को फ्यूचर डेट में स्पेसिफाइड वैल्यू में। फ्यूचर दोस्तों एग्रीमेंट होता है कि हम एसेट को बेचेंगे खरीदेंगे सर्टेन प्राइस पे एक सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फिर दोस्तों स्वैप क्या होता है? एक ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे 2 पार्टी एक्सचेंज करते हैं कैश फ्लो बेस्ड ऑन अ प्री अरेंज फार्मूला ऑन नेट नोशनल प्रिंसिपल। ऑप्शन दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि होल्डर को राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है कि वो बाई करे या एसेट को बेचे। स्वैप दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज के बीच में कि वो कैश फ्लो को एक्सचेंज करेगा अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, इंटरेस्ट रेट या करेंसी के बेसिस पे। ऑप्शन दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि होल्डर को राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है कि वो बाई करेगा या सेल करेगा स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट को। दोस्तों बताया जा रहा है एफआरए क्या होता है? एफआरए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट होता है विच इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन अ फिक्स इंटरेस्ट रेट।
दो लेग होता है FRA में, एक होता है फिक्स लेग, होता है फ्लोटिंग लेग। ये कस्टमर को अलाउ करता है कि वो रेट को लॉक कर ले फॉर फ्यूचर बोरिंग कमिटमेंट के लिए। कस्टमाइजेबल होता है ताकि आप कस्टमर की नीड को सूट कर सकें। क्रेडिट रिस्क विद द काउंटर पार्टी इज मिनिमल सिंस द कमिटमेंट इज ओनली टू सेटल द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस यूज टू हेज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क बट नॉट मे हैव द वेरी हाई लिक्विड मार्केट। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो आपका रिस्क सेंसिटिव एसेट और लायबिलिटी इसके बीच जिसके गैप के बीच को मैनेज करने के लिए होता है। दोस्तों बताया जा रहा है प्लेन वैनिला इंटरेस्ट रेट स्वैप अलाउ करता है बैंकों की अपने ऑन बैलेंस शीट को मैनेज करे या ऑफर करे कॉर्पोरेट को हेजिंग के लिए। कोई रजिस्टर नहीं होता है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट या टेनर के लिए। FRA दोस्तों सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंटरेस्ट रेट स्वैप देता है, फिर ये नोशनल प्रिंसिपल को एक्सचेंज नहीं किया था काउंटर पार्टीज के बीच में। इफ़ यू वांट टू गेट इन डिटेल अबाउट ऑल दिस थिंग FRA IRS वी हैव एक्सप्लेन इन डिटेल इन आवर वीडियोस कोर्स। दोस्तों IRS दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में कि वो एक्सचेंज करें स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आवर नोशनल प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कैप होते हैं, फ्लोर होते हैं। कैप ऑप्शन बायर को अलाउ करते हैं कि वो लॉक इन करे सीलिंग को इंटरेस्ट कॉस्ट पे फॉर बोरोइंग एंड रिसीविंग कॉम्पेंसेशन। दोस्तों क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक वॉलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे सेलर जो है प्रीमियम पे करता है बायर को जो ही प्रोटेक्शन वो क्रेडिट डिफॉल्ट के अगेंस्ट दे रहा है। इसका मेन यूज है हेजिंग में, तो RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर एग्रीमेंट होता है कि हम बाई करेंगे सेल करेंगे किसी एसेट को फ्यूचर डेट में, जिससे फ्यूचर जो है एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ट्रेडेड होता है जो कि एक्सचेंज पे। प्राइस डिस्कवरी हेजिंग या स्पेकुलेशन मेन यूज होता है इसका, RBI के द्वारा रेगुलेट होता है। स्वैप दोस्तों कस्टम बायलैटरल एग्रीमेंट होता है प्रीडिटरमाइंड फॉर्मूला के बेसिस पे, इसमें हेजिंग इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन दोस्तों राइट होल्डर को राइट देता है कि वो किसी एसेट को खरीदे या बेचे किसी एसेट को स्पेसिफाइड प्राइस पे बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। FRA दोस्तों एग्रीमेंट होता है कि हम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर डेट सिक्योरिटी को बेचेंगे फ्यूचर डेट में, इसमें हेजिंग या स्पेकुलेशन इसका यूज है। इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट होता है कि हम फिक्स रेट को एक्सचेंज करेंगे, फिक्स इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करेंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए वाइस वर्सा। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन दोस्तों होल्डर को राइट देता है कि वो इंटरेस्ट रेट को खरीदे या बेचे स्पेसिफाइड प्राइस पे बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। तो दिस वाज आवर कंप्लीट रिवीजन ऑफ AFM मॉड्यूल C। सो if you want such type of revision PDF, kindly WhatsApp me on number shown on the screen. धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। सो दिस इज़ आवर AFM मॉड्यूल D क्विक रिवीजन सेशन। सो दोस्तों AFM मॉड्यूल D में जितने भी यूनिट्स हैं सभी को आप अगले 30 से 40 मिनट में क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। तो एक एक बातों को ध्यान से समझें और आप दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो को रिवीजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 29 से। लेट्स बिगिन विद यूनिट नंबर 29। लेट्स अंडरस्टैंड यूनिट नंबर 29 फर्स्ट। सो सबसे पहले दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यह गवर्न करता है इनकम टैक्स भारत में सभी इंडिविजुअल के लिए और सभी एंटिटीज़ के लिए जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर नॉन रेजिडेंट इंडियन भी आते हैं। ये दोस्तों लेवी प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। पैन नंबर दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशू करके पैन कहते हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सके, टैक्स पेमेंट स्टेटस को ट्रैक कर सके। TDS दोस्तों टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। इसमें दोस्तों किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी जो कि पेमेंट कर रही है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है पेमेंट, तो बेसिकली इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी जो कि पेमेंट कर रही है जो कि सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो वो टैक्स डिडक्ट करेंगे, TDS डिडक्ट करेंगे, जो भी रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब करती है। ये दोस्तों बहुत सारे पेमेंट के लिए अप्लाई होता है जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, डिविडेंड पेमेंट, प्रोफेशनल फी, रॉयल्टी एक्सेट्रा। दोस्तों TDS का प्रोसेस क्या है, तो जो पर्सन है या जो कंपनी है जो TDS डिडक्ट करेगी इससे पहले की पेमेंट करेगी उसे डिडक्टर कहा जाता है, और जिस पर्सन या कंपनी जो पेमेंट रिसीव करती है उसे डिडक्टी कहा जाता है। डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो TDS डिडक्ट करे, इससे पहले कि वो पेमेंट करे और डिपॉजिट करे। दोस्तों TCS क्या होता है, TCS का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टर एट सोर्स, एक तरह का एडवांस टैक्स है जो कि डिडक्टिव पे किया गया। दोस्तों इस तरह के इस पार्टिकुलर रिवीजन सेशन में मैं सभी चीज़ आपको टैबलेट फॉर्मेट में समझाऊंगा ताकि आपको क्विकली रिवाइज कर पाए चीज़ों को, और यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। दोस्तों बात करें इनकम टैक्स पेयर की क्लासिफिकेशन की, तो इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज में डिवाइडेड है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। TDS क्या है, TDS के बारे में एक तरह का एडवांस टैक्स है जो कि डिडक्टिव पे करते हैं। टैन क्या होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, प्रत्येक डिडक्टर का अपना एक टैन नंबर होता है। इंडिविजुअल का सेपरेट रूल है TDS डिडक्ट करने का जब वो रेंट पेमेंट करेंगे या फी प्रोफेशनल को पे करेंगे। दोस्तों TCS क्या है, जो भी सेलर टैक्स कलेक्ट करते हैं बायर से सेल के टाइम में उसे TCS कहा जाता है। यदि हम सेक्शन नंबर 206C की बात करें, सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये स्पेसिफाई करता है कि गुड्स का कैटेगरी क्या होगा और कितना परसेंटेज TCS को कलेक्ट करना है। TCS रिटर्न एंड सर्टिफिकेट की बात करें तो प्रत्येक टैक्स कलेक्टर जो है क्वार्टरली TCS रिटर्न को
सबमिट करेंगे फॉर्म 27 EQ में और एक TCS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे परचेजर को। दोस्तों TCS में नया सेक्शन क्या है, तो एक नया सेक्शन है 2061H फॉर कलेक्टिंग TCS फ्रॉम बायर मेकिंग पेमेंट ऑफ मोर देन 50 लाख, यानी 50 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो एक नया सेक्शन जोड़ा गया है 2061H फॉर मोर देन 50 लाख टुवर्ड सेल कंसिडरेशन इन द फाइनेंशियल ईयर। और एक नया सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 206 CCA फॉर कलेक्टिंग अ हायर रेट ऑफ TCS फॉर नॉन फिलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन द लास्ट 2 ईयर। IGST एक्ट एंड GST रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो डीलर्स है, जो ट्रेडर्स है, जो कि गुड्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं वो 1% टैक्स रेट से पे करेंगे अंडर IGST एक्ट। एंड जो भी डीलर्स ट्रेडर्स हैं उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा GST कंपलसरीली। दोस्तों कौन कौन सा इनकम इंक्लूडेड नहीं है इनकम टोटल इनकम में, तो इनकम जो भी क्लॉज सेक्शन 10 के अंदर गिरता है IT एक्ट का उसे इंक्लूड नहीं किया गया टोटल इनकम कैलकुलेशन में। डिडक्शन जो है अवेलेबल है टैक्सेबल इनकम को अराइव करने के लिए SSC का, ताकि आप कैलकुलेट कर सकें इनकम टैक्स लायबिलिटी अंडर चैप्टर 6 है। दोस्तों नया टैक्स रिजिम क्या है, सेक्शन 115 BSE ऑफ IT एक्ट ने नया टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस 2020 में। यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स रेट में और न्यू कंसेशनल टैक्स रेट बाय फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड एग्जम्पशन और डिडक्शन। दोस्तों फिलिंग IT रिटर्न्स एप्लीकेबल ITR फॉर्म असेसमेंट रिफंड रिकवरी। तो दोस्तों उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि परमानेंट एंड टाइमिंग डिफरेंस इन टैक्स अकाउंटिंग। जो परमानेंट डिफरेंस है वो 1 पीरियड में ऑरिजिनेट होता है और वो रिवर्स नहीं होता है सब्सिक्वेंटली। जो टाइमिंग डिफरेंस है वो 1 पीरियड में ऑरिजिनेट होगा और वो एलिजिबल होगा रिवर्सल के लिए सब्सिक्वेंट पीरियड में। सो फ्रेंड्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, यदि आपको अपनी GIB परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन सेशन की रिक्वायरमेंट PDF की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको दोस्तों MCQ चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है MCQs का लगभग दोस्तों 3000 से 4000 MCQs है एक सब्जेक्ट के, प्रत्येक यूनिट के दोस्तों 100 से 150 क्वेश्चन हैं। यदि आपको दोस्तों कंसाइज नोट्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें दोस्तों सारा चीज़ पॉइंट वाइज समझाया गया हो, पॉइंट वाइज लिखा गया हो, ताकि आप चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर पाएँ, तो हमारे पेड कोर्स के मेंबर बन सकते हैं आप। डिटेल जानकारी आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। Now let's continue our session. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। बताया जा रहा है दोस्तों कि हमारा डिफर्ड टैक्स क्या होता है, इसे आप डिफरेंस शो कर सकते हैं करंट टैक्स और फ्यूचर टैक्स में। रिजल्ट जो होता है वो इंक्लूजन होता है डिफर्ड टैक्स DTA का या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का इन द बैलेंस शीट। तो डिफर्ड टैक्स का रिजल्ट क्या होता है कि या तो आप DTA या DTL को अपने बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। IND-AS क्या है दोस्तों, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है उसे करंट लायबिलिटी या डिफर्ड टैक्स एसेट में, देखिए क्या कर रहा है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटी में क्लासीफाई नहीं करेंगे और डिफर्ड टैक्स एसेट को करंट एसेट में क्लासीफाई नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो मशीनरी खरीदी 100 लाख का और क्लेम कर दी सारा अमाउंट टैक्स डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, लेकिन कंपनी ने मशीनरी को डेप्रिसिएट किया ओवर 10 ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इस कारण से एक अंडर स्टेटमेंट हो गया टैक्स पेबल बाय 27 लाख। तो कंपनी क्या की, एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐड कर दी 27 लाख का बैलेंस आउट ऑफ द ओवर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट। सेकंड में दोस्तों करंट टैक्स लायबिलिटी हायर होगा और वो सब्ट्रैक्ट कर देगी 3 लाख फ्रॉम द डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द 27 लाख। जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया अकाउंटिंग पर्पस के लिए और जो अमाउंट अलाउ किया टैक्स डिडक्शन के लिए वो सेम होगा, जिस कारण से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। तो फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि कंपनी मान लीजिए 100 लाख एक्सपेंड खर्च करती है किसी एक्सपेंस पे जिसको डिडक्ट किया जा सकता है टैक्स ओवर 10 ईयर, तो कंपनी रिकॉर्ड करती है इंटायर एक्सपेंस को 100 लाख का अपने बुक में इन द फर्स्ट ईयर, जिससे टाइमिंग डिफरेंस होता है टैक्स रिकॉर्ड में और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। दोस्तों ओवर स्टेटिंग में क्या है कि मान लीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स है 30% का, जिस कारण से आपने क्या किया टैक्स लायबिलिटी को ओवर स्टेट कर दिया पहले साल 27 लाख से, ठीक है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि यूनिट 30 में बात करते हैं। यूनिट 30 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों डायरेक्टली इंपोज होता है टैक्स पेयर पे, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे इंपोज होता है। डायरेक्ट टैक्स में दोस्तों ट्रांसफरेबल नहीं है, नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे को। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दे रखा है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST। पेमेंट जो होता है डायरेक्ट टैक्स का वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा। इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों इंटरमीडिएट की द्वारा कलेक्ट किया जाता है एंड कंज्यूमर के द्वारा। बर्डन दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में है कि आप दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों बर्डन दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में इवेजन का प्रोबेबिलिटी हायर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन का प्रोबेबिलिटी लोअर होता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो GST है वो इंडायरेक्ट टैक्स है जो कि रिप्लेस कर गया बहुत सारे प्रीवियस इंडायरेक्ट टैक्स को, जैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। फिर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, GST कब लाया गया, जुलाई 2007 में। GST काउंसिल गवर्निंग बॉडी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ किया जा सकता है आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। लायबिलिटी टू पे GST अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर GST रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स पेमेंट इज ₹20 लाख। से प्रत्येक पर्सन जो कि GST के अंदर रजिस्टर्ड होंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे, या तो मंथली या क्वार्टरली। तो लेट फी होगा वो एप्लीकेबल होगा यदि आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या टैक्स पेमेंट को डिले करते हैं। GST 4 तरह के होते हैं, SGST, CGST, IGST, UGST। देखिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों,
किसी भी स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे CGST या SGST के रूप में लेवी किया जाता है। जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है और इंपोर्टेड गुड का सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है वो IGST से लेवी किया जाता है। UGST एप्लीकेबल होता है यूनियन टेरिटरी में। दोस्तों जो टैक्स जो है एक्री होता है जुरिडिक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ कंजप्शन और सप्लाई। बताया दोस्तों कुछ केसेस में जो रेसिपिएंट हैं वो लायबल होते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो लायबल होते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस में। चलिए उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है इंटरेस्ट एंड लेट फी जो एप्लीकेबल होता है 18% पर एनम यदि GST रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं किया गया। GST का एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर को कम किया, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया, टैक्स बेस को प्रूडेंट किया, कंप्लायंस बेटर होता है, ऑनलाइन टैक्स पेयर सर्विस का अवेलेबिलिटी होता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि हमारा बैंक की क्या इंपैक्ट पड़ा। सर्विस सेक्टर जैसे बैंक के इंपैक्ट ज़्यादा हुए क्योंकि वॉल्यूम ऑपरेशन का नेचर के कारण जो GST रजिस्ट्रेशन होता है बैंक के लिए, बैंक जो उसका पैन इंडिया ऑपरेशन है उन्हें सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है प्रत्येक स्टेट के जहाँ पे ऑपरेट होंगे। ITC फॉर बैंक एंड NBFC इंडियन GST इज लिवरेज एंड डी लिवरेज, जिस कारण से दोस्तों रिड्यूस क्रेडिट हो गया 50% का कैपिटल गुड में, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। दोस्तों असेसमेंट और एजुकेशन की बात करें तो मल्टीपल स्टेट रेगुलेटर्स के अंदर जो कि इस कारण से प्रोलॉन्ग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आता है। इशू विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम रिमोट लोकेशन, इंक्लूजन ऑफ एक्शनेबल क्लेम एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन GST ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन फी। GST का इंट्रोडक्शन किया गया ताकि हार्मोनाइज कर सके, स्ट्रीमलाइन कर सके टैक्सेशन इन इंडिया। जो ट्रांजैक्शन होते हैं सिंगल स्टेट का वो लेवी किया जाता है CGST और SGST के साथ, जब IGST लेवी किया जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में जो और इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज। दोस्तों जो भी सप्लायर है 20 लाख से थ्रेशोल्ड के बिलो उन्हें किसी टैक्स को पे नहीं करना, ना ही रजिस्टर कराना है। तो यूनिट 31 दोस्तों बताया जा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनफ नहीं है कि आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकें आज के कंपनी बिजनेस में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिमिटेड है कि आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन के कारण। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड होता है। कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डेप्रिसिएशन, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। कॉस्टिंग दोस्तों सिंपल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है मल्टीपल प्रोडक्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जरूरी है प्रत्येक प्रोडक्ट ग्रुप के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। कॉस्टिंग के अंदर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का इवैल्यूएशन है वो ड्राइव किया गया ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट बिजनेस। फिर दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। कॉस्ट सेंटर दोस्तों डिपार्टमेंट होता है, यूनिट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे कॉस्ट इनकर होता है। कॉस्ट सेंटर को प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर में क्लासिफाई कर सकते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस में। कॉस्ट यूनिट का मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस यूज फॉर कॉस्टिंग पर्पज। कॉमनली कॉस्ट यूनिट होता है टन, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, गैलन एंड बैरल। दोस्तों कॉस्ट के एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर की बेसिस पे। मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डेप्रिसिएशन। मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक्सपेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर किसी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब यूनिट होते हैं जिसमें सेपरेट कॉस्ट एलोकेशन किया जा सकता है। कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, एक्टिविटी, आइटम ऑफ इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ पर्सन। प्रत्येक कॉस्ट सेंटर के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्शन सेंटर होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, सब डिपार्टमेंट होंगे, टाइप ऑफ मशीनरी होंगे या ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। कौन कौन से मेथड होते हैं कॉस्ट एनालिसिस के, आइए डिस्कस करते हैं। जॉब कॉस्टिंग तब यूज होता है जब प्रोडक्ट सर्विस को प्रोड्यूस किया जा रहा है बैचेस में या कस्टमाइज किया जा रहा है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। बैच कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है एक समय पे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है जिसको कस्टमाइज किया जाएगा इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब प्रोडक्ट जो है क्लाइंट डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग से पास होता है और दोस्तों प्रत्येक स्टेज के कॉस्ट को आपको डिटरमाइन करना है। यूनिट या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब कंपनी जो है सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और जानना चाह रही है कि पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट जो प्रोड्यूस किया गया उसका कॉस्ट कितना है। सर्विस कॉस्टिंग का यूज तब किया जाता है जब कोई कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ गुड्स और जानना चाहती है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड कितना है। मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है जहाँ पे कोई सिंगल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग फिजिबल नहीं हो। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब कंपनी डिटरमाइन करना चाह रही है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट खर्चा हुआ। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है इससे पहले, इस आफ्टर दे हैव इनकर्ड। ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूजफुल नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक डेटाबेस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ये प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग ऑपरेशन के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, सर्विस के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग दोस्तों सिस्टम होता है कॉस्टिंग डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये लिंक करता है प्रॉफिट को चेंज इन वॉल्यूम से। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग स्टैंडर्डाइज करता है प्रिंसिपल्स को एंड मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों बताया जा रहा है डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, केवल डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट आर एलोकेटेड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि जितने भी कॉस्ट है चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड है, प्रोसेस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सभी का एलोकेट किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि टेक्निक होता है कि आप एप्रोप्रिएटली असाइन करें एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कंपनी को आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई किया जाता है प्रत्येक कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी से। इससे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, जैसे प्राइसिंग क्या और आउटसोर्सिंग क्या है। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है कि स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपको यूनिट कॉस्ट पता लगाने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मैंडेटरी हो सकता है एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों वॉलंटरी होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉलंटरी होता है। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरीज करता है। स्कोप की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों डील करता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन से, कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है इंटरनल ट्रांजैक्शन से, और हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइडर स्कोप होता है। फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टेक होल्डर को। फिर यदि हम बात करें अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में। और दोस्तों यदि हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को हेल्प करना अपने ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली कैरी आउट करने में। डेटा सोर्स यदि हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो सेम एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर दोस्तों टूल एंड टेक्निक की बात करें तो टूल एंड टेक्निक दोस्तों हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सभी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। यदि हम बात करें दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टूल्स एंड टेक्निक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, सेलेक्टिंग डिसीजन मेकिंग टूल एंड टेक्निक। यूनिट 32 में दोस्तों बताया जा रहा है कॉस्टिंग मेथड, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। तो आपको क्या करना है दोस्तों इसमें, कि आपको टोटल आउटपुट का कॉस्ट पता करना है और तब फाइंड करना है कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आप इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री में असेंबली डिपार्टमेंट है, जो कि मशीन आर्टिकल, मैकेनिकल आर्टिकल बना रहा है, ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, सीमेंट एक्सेट्रा। जॉब कॉस्टिंग दोस्तों आपको पीरियडिकल स्टेटमेंट रिकॉर्ड डिटेल प्रोवाइड करता है कॉस्ट सेंटर का। इसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी आते हैं। एग्जांपल है दोस्तों इसका इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर शॉप। जॉब कॉस्टिंग दोस्तों एक स्पेसिफिक जॉब का कॉस्टिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग होता है। जॉब कॉस्टिंग रिकॉर्ड करता है जॉब के कॉस्ट को। एस्टिमेटिंग कॉस्ट कैन बी डिफिकल्ट, वैल्यूइंग लेफ्ट ओवर मटेरियल में भी डिफिकल्ट, यूजेस जॉब कार्ड एंड कॉस्ट जॉब सीट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दोस्तों एलोकेट करता है डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। वर्क इन प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट, एक सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करता है प्रत्येक कॉस्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट लार्जर होता है और लॉन्गर समय लेता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, डिस्कस करते हैं। इधर नेक्स्ट पॉइंट व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन, बताया जा रहा है दोस्तों कि पर्पस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करता है एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करता है। टूल्स एंड टेक्निक की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो आपको बताता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव और रिलेवेंट टूल क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का डिसीजन लेना है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों टेक्निक को यूज करता है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों GAAP यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को यूज करता है, IFRS को, और टेक्निक को यूज करता है जैसे डबल एंट्री, बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लानिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज प्लानिंग आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों मेनली कंसर्न है शॉर्ट रेंज प्लानिंग के लिए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लानिंग पे फोकस होता नहीं है। रिपोर्टिंग की बात करें तो दोस्तों हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट प्लान को कम्युनिकेट करने में अलग अलग लेवल में ऑर्गेनाइजेशन में, और एक आपको सिस्टम ऑफ फीडबैक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। यदि हम बात करें दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये फोकस करता है अकाउंटिंग एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। और लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप की बात करें दोस्तों तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है कम्युनिकेटिंग मैनेजमेंट प्लान्स एंड टू द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है ये रिपोर्ट करता है, ये फोकस करता है अकाउंटिंग पे और कॉस्ट एलोकेशन पे। स्कोप की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो स्कोप है दोस्तों आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कैपिटल बजटिंग। यदि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप की बात करें तो अकाउंटिंग एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप की बात करें तो ओवरव्यू प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, पेमेंट, इसकी बात करते हैं। सो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्लासिफाई किया जाता है फिक्स प्राइस में, कॉस्ट प्लस में, उसके बाद टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन प्राइस एग्रीमेंट। प्रोग्रेस पेमेंट की बात करें तो पीरियोडिक पेमेंट जो है कस्टमर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन एग्जीक्यूटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। सर्टिफिकेशन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स या सर्वेयर, वो सर्टिफाई करते हैं वर्क कंप्लीशन के स्टेजेस को। रिटेंशन मनी दोस्तों बेसिकली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि कस्टमर अपने पास रखता है एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट, ताकि इंश्योर कर सके कि वर्क जो है एज पर एग्रीड प्लान के द्वारा कैरी किया जाए। एस्केलेशन क्लॉज दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया जाता है ताकि आप सेफगार्ड कर सके कॉन्ट्रैक्टर को अगेंस्ट एनी लाइकली चेंज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल एंड लेबर। दोस्तों बात करें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट की तो ये आप हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए डिटरमाइन करते हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है अंडर एग्जीक्यूशन है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। इस प्रकार से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन आवर वीडियोस लेक्चर ऑल्सो हाउ टू यूज दिस formula to get your questions solved. So if you want such type of videos, kindly WhatsApp me on the number shown on the screen. Now
दोस्तों बताया जा रहा है वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्टिंग कैसे होता है। इसके अंदर दोस्तों मटेरियल, लेबर कॉस्ट, प्लांट यूटिलाइजेशन कॉस्ट, अदर कॉस्ट आता है जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। बात करें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को मेंटेन करना, तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट का, ताकि आप कैप्चर कर सके जितने भी कॉस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ कैसे हैं, ऑयल रिफाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, ब्रूइंग, केमिकल प्रोसेसिंग। फीचर क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस, इक्विवेलेंट यूनिट, नॉर्मल वेस्टेज इंक्लूडेड। एप्लीकेशन क्या यूज फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एसेसिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाइंग कॉस्ट एस्केलेशन, डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फंड। प्रोसेस कॉस्टिंग दोस्तों प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। नॉर्मल लॉस दोस्तों, नॉर्मल लॉस हो भी सकता है या नहीं भी जनरेट कर सकता है स्क्रैप जनरेशन में। यदि स्क्रैप जनरेट हुआ तो इसका सेल्स वैल्यू को क्रेडिट किया जाता है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में। दोस्तों एक यूनिट का जो कॉस्ट है उसको निकालने का तरीका होता है टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। एंड अब नॉर्मल लॉस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल यूनिट इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट। दोस्तों हाउ टू यूज दिस टू फॉर्मूला आई हैव एक्सप्लेन इन आवर वीडियो लेक्चर। दोस्तों एबनॉर्मल कॉस्ट को कैलकुलेट किया था नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस में। वर्क इन प्रोग्रेस दोस्तों क्या होता है, बेसिकली इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में होते हैं, उन्हें हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। ये यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है प्रत्येक यूनिट को कॉस्ट असाइन करने के लिए। यदि हम बात करें इंटर ऑफिस प्रॉफिट की, इसको यूज़ किया जाता है प्रोसेस इंडस्ट्री में, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस को एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट और नोशनल प्रॉफिट प्रत्येक प्रोसेसिंग स्टेज हेल्प कर सकते हैं डिसीजन बनाने में रिगार्डिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट दोस्तों क्या होता है कि जॉइंट प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट होता है सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन का और वैल्यू का, जिसको साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाई प्रोडक्ट दोस्तों वैसा प्रोडक्ट होता है इसका लोअर क्वांटिटी होता है, सेल्स वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू द मेन प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइबल होगा आफ्टर स्टेज ऑफ कॉमन रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कॉल्ड द स्प्लिट प्रोसेस। अब दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 33 को क्विकली डिवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग टाइप्स। अकाउंटिंग टाइप दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जो कि आपको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करता है फाइनेंस ऑपरेशन और इसके पोजीशन का। दोस्तों इसका प्लानिंग टाइम फ्रेम हिस्टोरिकल होता है। इसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों एफिशिएंट एक्विजिशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स का यूज होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों अकाउंटिंग एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड है। इसका प्लानिंग टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें टूल्स और टेक्निक में आप कॉस्टिंग मेथड, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, इन सभी को यूज़ करते हैं। दोस्तों ये एडिशनल डेटा होता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों ये इंपैक्ट करता है, इंपैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ कॉस्ट बताता है आपको। इसका प्लानिंग टाइम फ्रेम शॉर्ट और लॉन्ग रेंज का होता है। इसमें रेशियो एनालिसिस, कैश एंड फंड फ्लो एनालिसिस को यूज़ करते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसका द्वारा आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा मार्केट कंडीशन के बेसिस पे। दोस्तों ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैलिड होता है। इसमें अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है इन्फ्लेशन या दूसरे फैक्टर के कारण। जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफर होगा और जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग वेरिएंस कहते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या है, ये सिंपल टेक्निक है। ये इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करता है, वेस्टेज को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे दोस्तों अथॉरिटी का डेलीगेशन आसानी से होता है। ये मोटिवेट करता है ऑपरेटिंग स्टाफ को भी कॉम्पिटिटिव रहे, एफिशिएंट रहे। एप्लीकेशन क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये प्रोडक्शन प्लान करने में, वेरिएंस मेजर करने में, इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरी बात दोस्तों ये आपको ये कॉस्ट सेंटर का परफॉर्मेंस को मेजर करता है, मोटिवेट करता है वर्कफोर्स को और इन्वेंट्री में यूजफुल होता है। यदि स्टैंडर्ड्स की टाइप की बात करें, एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेटअप होता है और दोस्तों यूजफुल नहीं होगा यदि प्रोडक्शन मेथड में कुछ चेंज आ गया, प्राइस लेवल में चेंज आ गया, दूसरे फैक्टर में कुछ चेंज आ गया। एक होता है हमारा आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड दोस्तों परफेक्ट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है लेकिन रियलिस्टिक नहीं होगा और वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है वर्कर के मोटिवेशन को। दोस्तों तीसरा तरह का स्टैंडर्ड होता है करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड। इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं करंट कंडीशन से। इसमें दोस्तों आइडल टाइम, वेस्टेज, दूसरे फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है ताकि अचीव कर सके और वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम में कंपोनेंट की बात करें तो पहला होता है डिसीजन स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये डिटरमाइन करता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के स्टैंडर्ड कॉस्ट को। फिर दूसरा कंपोनेंट है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड बजटिंग। इसमें दोस्तों आप प्रोडक्ट प्राइसिंग पे डिसाइड करते हैं और फिर सेल्स एंड प्रॉफिट बजट को प्रिपेयर करते हैं। तीसरा है दोस्तों एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, यानी आप एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। चौथा है दोस्तों आप कॉस्ट कंपोनेंट पे वेरिएंस को डिटरमाइन करते हैं। पांचवा है दोस्तों आप वेरिएंस को एनालाइज करते हैं और उनके काउजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं वैसे इस एरिया में जहाँ जहाँ वेरिएंस प्रेजेंट है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, देखिए मटेरियल यूजेस का स्टैंडर्ड, यानी स्पेसिफाई कीजिए कि स्टैंडर्ड यूजेस क्या है मटेरियल का जो कि यूज़ किया जाएगा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। आप प्राइजेस को सेट कीजिए, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें परचेजिंग, स्टोर कीपिंग एफिशिएंसीज को ध्यान में रखिए। परचेजेस पे क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है, बल्क परचेजिंग का क्या इकोनॉमी है, पास्ट ट्रेंड क्या रहा है। आप स्टैंडर्ड लेबर टाइम देखिए, यानी कितना लेबर टाइम लग रहा है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें दोस्तों आप पार्टिकुलर ग्रेड ऑफ लेबर के परफॉर्मेंस को देखिए। स्टैंडर्ड जो हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है उसे देखिए या इंडस्ट्री बॉडी को देखिए। दोस्तों लेबर रेट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कितना वेज रेट एस्टिमेट किया गया कि वो अलग अलग लेबर के ग्रेड को पे किया
किया जाएगा, जिसको यूज करेंगे एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। दोस्तों यहाँ पे आप पास्ट और फ्यूचर ट्रेंड को कंसीडर करेंगे लेबर मार्केट का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कैसे दूसरे कॉस्ट के स्टैंडर्ड को सेट किया जाए। पहला ओवरहेड कॉस्ट। देखिए ओवरहेड कॉस्ट के स्टैंडर्ड को सेट यदि करना है तो आप स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट से उसे कंपेयर कीजिए फॉर सर्विस डिपार्टमेंट विच इज अप्लाइड फॉर वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पास्ट डेटा और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है ताकि आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड प्रॉफिट बजट। दोस्तों सेल्स एंड प्रॉफिट बजट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, आप सेल्स प्राइस पे डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग कितना है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, इन सभी बेसिस पे आप सेल्स और वॉल्यूम प्रोजेक्ट पे डिफाइन करेंगे। दोस्तों वेरिएंस एनालिसिस को यूज़ किया जाता है ताकि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें बजटेड परफॉर्मेंस से और फिर करेक्टिव एक्शन पे डिसीजन ले सकें। दोस्तों वेरिएंस एनालिसिस बताता है आपको कितना स्टैंडर्ड अभी तक अचीव हुआ है और आपको बेसिस प्रोवाइड करता है कॉस्ट कंट्रोल का। दोस्तों कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, देखिए इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल जो भी मटेरियल को कंज्यूम किया जा रहा है और जो भी मटेरियल का प्राइस है उसका क्वांटिटी क्या है, राइट, ये होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि लेबर का एक्चुअल कॉस्ट कितना है और एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, इसके बीच का डिफरेंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिसको यूज़ किया जा रहा है और एस्टिमेटेड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट और मटेरियल यूज़ के बीच का डिफरेंस। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली एडजस्टेड एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बीच का डिफरेंस होता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपके एक्चुअल एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ लेबर का डिफरेंस होता है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपके एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। नाम से ही क्लियर है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों आएगा, प्राइस वेरिएंस के कारण आएगा, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल यूज के कारण आएगा, यूजेस वेरिएंस के कारण आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्यों आएगा, क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस के कारण आएगा। फिर दोस्तों लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस के कारण आएगा। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्यों आएगा, जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, इन सभी के कारण आएगा। अब बताएं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्वांटिटी ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कीजिए या क्रेडिट कीजिए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का क्वांटिटी ट्रीटमेंट क्या है, या वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कीजिए या क्रेडिट कीजिए। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का क्वांटिटी ट्रीटमेंट क्या है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कीजिए या क्रेडिट कीजिए। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एस्टिमेट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को जो कि इनको इनकर किया गया, ताकि आप वेरिएंस को पता कर सकें। वेरिएंस तीन तरह के होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इन सभी वेरिएंस के कॉस्ट इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। और ये जो वेरिएंस है ये कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों बात करें बेंचमार्किंग फॉर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, तो बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देखते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और आप परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर सकें। तो जब भी आप स्टैंडर्ड को सेट करें, इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, केवल इंटरनल प्रोसेस को कंसिडर करना जरूरी नहीं है। दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड को स्टडी किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा दूसरे के साथ, ताकि आप इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकें। रिपोर्ट को डिज़ाइन किया जाएगा ताकि आप प्रेफरेंस को सूट कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होता है जो कि अकाउंटेंट यूज़ करते हैं ताकि मैनेजमेंट डिसीजन को हेल्प मिल सके। यहाँ पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है ऑपरेशन और प्रोडक्ट में। दोस्तों यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है तो हमारे वीडियो लेक्चर का आप हेल्प ले सकते हैं। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल यूजिंग एग्जाम्पल so that you can understand each and every concept efficiently. So if you want to get more detail regarding these videos, kindly WhatsApp me on numbers shown on the screen. Now let's discuss. दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग का फीचर क्या है, केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाएगा ऑपरेशन और प्रोडक्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। एडवांटेज क्या है, सेल्स प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है। डेटा को यूज़ करता है रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। ये जरूरी है ताकि आप ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन कर सकें। ये आसान होता है कि प्रोडक्ट को अप्रोच करें, टेरिटरी को अप्रोच करें और बिजनेस सेगमेंट को अप्रोच करें। इफेक्टिव टेक्निक होता है दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल का, हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प करता है कि इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करें, क्लासीफाई करता है कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल के फॉर्म में। हमारा जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये डिटरमाइन करता है कि एक्टिविटी का मिनिमम लेवल क्या होगा। फिर ये कैलकुलेट करता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियोज को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। ब्रेक इवन अपॉन सीपी एनालिसिस दोस्तों डिटरमाइन करता है कि एक्टिविटी का मिनिमम लेवल क्या होगा। ये आपको हेल्प करता है डिवाइस करने में इंसेंटिव स्कीम। दोस्तों ये कंपेयर करता है रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। ये असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट के लिए। जो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है ये डिटरमाइन करता है हर एक प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को। ये हेल्प करता है डिसाइडिंग करने में कि कौन सा प्रोडक्ट तो पुश रेशियो, सेल्स और रिप्राइस, ठीक है, या तो आप रिप्राइस करें या सेल्स या फुल सेल्स में डालें। दोस्तों ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में इन हाउस प्रोडक्ट या आउटसोर्स करना है कि इन हाउस प्रोडक्ट बनाना है। दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, ये कुशन होता है जो कि बिजनेसेस को अवेलेबल होता है। दिस इज अ कुशन अवेलेबल टू द बिजनेस फॉर सस्टेनिंग ऑपरेशन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल और फिक्स कॉस्टिंग आता है प्रोडक्ट कॉस्ट का। दोस्तों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल
कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा। इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज किया जाता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के लिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट में। जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोस्तों जो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है वो हायर होता है क्योंकि आप एलोकेशन कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का। दोस्तों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशन को यूज नहीं करता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल के क्लासिफाई नहीं करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में दोस्तों केवल वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है प्रोडक्ट के कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल होता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में दोस्तों फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो लोअर होता है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में दोस्तों फिनिश उसका वैल्यूएशन इन्वेंट्री लोअर होता है एज कम्पेयर टू फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। यूनिट 35 में दोस्तों फंक्शनल बजट की बात करें, ये दोस्तों बेस होता है कवरेज के स्कोप के बेसिस पे, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, ओवरहेड, कैश, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट दोस्तों बेस्ड होता है कि कैपेसिटी या एफिशिएंसी जिससे वो रिलेटेड है। बेसिक और करंट बजट बेस्ड होता है जिस कंडीशन पे वो बेस्ड है। दोस्तों लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड बजट क्या होता है दोस्तों, जितना पीरियड वो कवर कर रहा है। फिर दोस्तों बात करें बजट और बजटरी कंट्रोल की, इसमें दोस्तों बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है एस्टिमेट करने का, कंट्रोल करने का फ्यूचर ऑपरेशन को, जबकि बजटिंग एक प्रोसेस होता है डिजाइन करने का, इंप्लीमेंट करने का और बजट को ऑपरेट करने का। बजट में फंक्शनल बजट आता है, इसमें सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैश एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। फिक्स फ्लेक्सिबल बजट होते हैं, बेसिक करंट बजट होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बजट होते हैं। दोस्तों फंक्शनल बजट को प्रिपेयर किया जाता है हर एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन और तब कंसोलिडेट किया जाता है मास्टर बजट के फॉर्म में। जो हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बजट होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है उन कितने पीरियड के लिए वो कवर कर रहे हैं। बजटरी कवर के अंदर दोस्तों आप बजट को बनाना और उसे अप्रूव करना, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना बजटरी फिगर से और फिर करेक्टिव एक्शन लेना। दोस्तों बजट जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल के लिए, और बजटरी कंट्रोल दोस्तों डायनेमिज्म इन्फ्यूज करता है वर्किंग प्रोसेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के। बात करें एडवांटेजेस की, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बजट के माध्यम से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना लिमिटेड रिसोर्स का, ये सभी दोस्तों एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन की बात करें तो दोस्तों एक्चुअल अचीवमेंट को कंपेयर करना बजटेड फिगर से, इस कारण से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है, खासकर तब यदि आपका बजटेड फिगर एस्टिमेट किया जा रहा है अनरियलिस्टिक प्रिजम्पशन पे। दोस्तों दूसरा लिमिटेशन क्या है कि बजटेड फिगर जो है इरेलेवेंट हो जाएगा फास्ट चेंजिंग बिजनेस कंडीशन के कारण। फिर ये इम्प्लीमेंटेशन है। दोस्तों लास्ट की मैं बात करें टाइप्स ऑफ बजटिंग की, तो एक कन्वेंशनल बजटिंग होता है यानी बजटिंग बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप प्रीवियस ईयर डेटा को यूज कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट के। इसका लिमिटेशन क्या है, इट मे नॉट अकाउंट फॉर द चेंजेस और न्यू इनिशिएटिव। सो फ्रेंड्स ऑल दिस थिंग्स आर प्रिपेयर इन टेबलर फॉर्मेट सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज ऑल दिस थिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल। दूसरा तरह का बजटिंग होता है वो जीरो बेस बजटिंग होता है। यहाँ पे बजटिंग बिना किसी बेस के रेफरेंस का होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों प्रत्येक एक्सपेंडिचर में जस्टिफिकेशन चाहिए। लिमिटेशन क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोग्राम बजटिंग में दोस्तों क्या होता है कि बजट प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, प्रोग्राम के लिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें एस्टिमेट या टारगेट को यूज किया जाता है स्पेसिफिक पर्सन के लिए। लिमिटेशन क्या है दोस्तों, ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू नहीं प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। परफॉर्मेंस बजटिंग दोस्तों बजट होता है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के बेस्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, ये फोकस करता है अचीविंग ए स्पेसिफिक गोल एंड आउटकम। और लिमिटेशन क्या है दोस्तों, ये डिफिकल्ट है कि आप प्रोग्राम को सेग्रीगेट करें, एक्टिविटीज़ को सेग्रेट करें। सो दिस वाज आवर कंप्लीट मॉड्यूल डी क्विक रिवीजन सेशन। सो इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली हिट द लाइक बटन। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट मोर MCQs काइंडली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए क्विक रिवीजन सेशन के, यानी तो आपको MCQs प्रैक्टिस करना है जो हमारे एक क्वेश्चन बैंक है, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।